उम्मीद है भाई आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमने बहुत सारे काम करने हैं, जिसमें से एक काम ये है इम्पोर्टेंट बातें चल रही है ना। सर वेट कर लो थोड़ा। आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। ए मुंड क्यों रे कसम ठोड ठोड लगे ठोड यार दुनिया वीडियो करे मुझे वीडियो शूट करे मिडिल साइड नहीं भरे हम की जूम करवा यार छोटा तो बहुत होता है ऐसे मेरा सब्सक्राइबर करो क्यों रखो पैरों पे बड़ा हम लिखने में नहीं वीडियो देने सब्सक्राइब कर लो इनसे सर जानता है पैरों आई ये सब्सक्राइब कर दो भाई इतना पैसे चला रहा है सबसे पहले भाई मुझे ये बताएं कितने लोगों ने हैकाथॉन बना लिया? गुड, ठीक है। दोबारा हैंड रेज करें। शिकार नहीं मिल रहा है, सही है। लड़कियों में करें, ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों ने जिन लोगों ने हैकाथॉन किया उन्होंने फॉर्म भी सबमिट कराया होगा और उन सब की सबमिशंस हमारे पास आ गई हैं। अब हमने जो है उसकी चेकिंग करनी है और चेकिंग के अंदर हमने जो है मार्क्स वगैरह भी इंक्लूड करने हैं कि भाई किसी का होगा अच्छा हैकाथॉन बनाया होगा लेकिन रिस्पॉन्सिव में कुछ मसला होगा, किसी का पिक्सल परफेक्ट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर मार्क्स रखेंगे ताकि जो है आप लोगों का हैकाथॉन की सही चेकिंग हो सके। मार्क्स का क्या क्राइटेरिया होगा वो भी हम बता देते हैं। कितने मार्क्स हैं हमारे पास टोटल? 250 है, मुझे खुद भी याद नहीं है, मैं चेक कर ले रहा हूँ। दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। 250 और 250 वो इंग्लिश में वो उर्दू में वो अमेरिका वो पाकिस्तान 250 पाकिस्तान में 250 में आप भी करो इधर कोई आ रहा है क्या? तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे इम्पोर्टेंट जो कि ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम लोग जो है आप लोगों का हैकाथॉन चेकिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें से सबसे पहला टॉपिक है मिडिलवेयर। मिडिलवेयर के बारे में कितने लोगों को पता है? चलो एक काम करते हैं, क्योंकि कम लोगों को पता है ना और हमने आगे जाके जो है कुकीज़ वगैरह भी पढ़ना है, तो हम एक काम करते हैं, पहले हम ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं और उसका एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाते हैं, उसकी एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाते हैं। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ज़ाहिर है हम एक क्लास के अंदर सारी नहीं कर सकते, तो हम उसको टुकड़ों में लेके चलेंगे। तो पहले अब बिल्कुल बेसिक सी ऑथेंटिकेशन मतलब लॉगिन साइन अप।
कैसे इम्प्लीमेंट होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे चेक करेंगे। उसमें हम सिक्योरिटी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखेंगे फिलहाल, लेकिन आगे चल के जो है इसी को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास सिक्योरिटी वाली चीज़ भी इम्प्लीमेंट होगी। तो फिलहाल हमने बिल्कुल आसान तरीके से लेके चलना है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। उसी के अंदर हमने एक और चीज़ चेक करनी है, क्या, मिडिल वेयर। तो ये हमारे टॉपिक्स होंगे जो कि आज हमने कवर करना है। अच्छा जी, क्या होता है भाई ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन? आसान अल्फाजों में तो लॉगिन कह लेते हैं हम आराम से। लॉगिन वाले प्रोसेस को हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ऑथराइजेशन भी होता है। ऑथराइजेशन क्या बोला है भाई जी? तो इसको क्या कहेंगे? ऑथराइजेशन। जैसे इन्होंने कहा कि भाई आपको जहाँ जहाँ अलाउ है वेबसाइट पे जाना, जहाँ जहाँ की परमिशन है, वो आपके पास जो प्रोसेस होता है चेक करने का, उसको हम ऑथराइजेशन कहते हैं। ठीक है, एक जवाब आया। और ऑथेंटिकेशन मतलब कि भाई वो चेक करता है कि भाई आप ऑथेंटिक हैं, आप सही यूज़र हैं या कोई अननोन यूज़र आ गया। जानवर, हाँ जानवर ने और ऑथराइजेशन परमिशंस के एक्सेस या परमिशन के भाई आप वेबसाइट का कौन कौन सा पार्ट एक्सेस कर सकते हैं। आप क्या कह रहे हो भाई आदिब? ऑथेंटिकेशन में कर रहे होते हैं और ऑथराइजेशन में लॉगिन हो चुका होता है, पासवर्ड करेक्ट हो जाता है, तो वो ऑथराइजेशन हो गया। चलो देखते हैं। सही है। जी, आप क्या कह रहे हैं? वो तो रजिस्ट्रेशन हो गई। ऑथेंटिकेशन क्या होती है? नहीं, वो तो रजिस्ट्रेशन होती है सिंपल। ठीक है, चले अब जो है ना इसको सिंपल तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। आप लोग पहले हम समझेंगे ऑथेंटिकेशन क्या चीज़ है। अभी फिलहाल हमें पता है कि भाई ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कुछ लॉग इन साइन अप वाली चीज़ है। लॉग इन से रिलेटेड बात हो रही है, बात कर रहा है। ऑथेंटिकेशन जो है क्या है हमारे पास? आप लोग यहाँ मार्की के अंदर आते हैं, कैसी आ जाते हैं? कोई भी आ सकता है मार्की के अंदर? नहीं, गेट पे आपके पास अटेंडेंस लगती है जिससे पता चलता है कि भाई आप ऑथेंटिकेटेड यूजर हैं, ऑथेंटिकेटेड स्टूडेंट है या कोई भी आ रहा है से। मतलब क्या, आपके पास गेट पे आके आपका कार्ड चेक किया जाता है जिसमें वो चेक करते हैं कि भाई आपका नाम, रोल नंबर और जो बंदा वो कार्ड दिखा रहा है वो। तो उससे क्या होता है, वो चेक करते हैं कि भाई आप स्टूडेंट हैं इस क्लास के या नहीं है। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस होता है अंदर आने का, इसको हम कहेंगे ऑथेंटिकेशन। इसी तरह से जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे आप ईमेल और पासवर्ड डालते हैं, अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के आपने लॉगिन किया। लॉगिन का जो प्रोसेस होता है उसको भी हम ऑथेंटिकेशन करते हैं। होता क्या है वहां पे कि आप ईमेल और पासवर्ड डालते हैं, ईमेल और पासवर्ड आपका जाता है एपीआईज के थ्रू बैकएंड पे। बैकएंड पे जाने के बाद हमारी एपीआईज जो है वो चेक करती है कि आपका ईमेल और पासवर्ड सही है या नहीं। अगर सही है तो भाई वो बोलेगा हाँ भाई आप जो है लॉगिन हो गए। अगर सही नहीं है तो वो कहेगा भाई लॉगिन नहीं हुए, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, इस तरह का एरर आ जाएगा आपके पास।
तो लॉगिन वाला जो प्रोसेस होता है जिसमें वो चेक करता है कि भाई आप जो खुद को शो कर रहे हैं, आप जो ईमेल और पासवर्ड डाल रहे हैं वो सही है या नहीं। ये होता है ऑथेंटिकेशन। इसकी एग्जांपल हमने देखी कि गेट के अंदर आप लोग आ रहे हैं, गेट के अंदर आने से पहले ये मार्की आप समझिए एक एप्लीकेशन है जिसको सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर ही यूज कर सकते हैं, सिर्फ लॉग इन हुए हुए यूजर्स ही यूज कर सकते हैं। इस पूरी मार्की एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के अंदर आने के लिए गेट बनाया हुआ है जिसको हम कहते थे लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म है गेट। लॉगिन फॉर्म मतलब आप गेट के अंदर जब आते हैं तो अंदर आने के साथ ही आपके क्या चेक किया जाता है, कार्ड चेक किया जाता है। वो कार्ड आप समझ लें आपका ईमेल पासवर्ड की तरह। अगर वो कार्ड सही होगा तो आपको अंदर आने देंगे एप्लीकेशन के। ये पूरी एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है। अगर आपका कार्ड सही नहीं होगा तो आपको अंदर नहीं आने देंगे। तो इस प्रोसेस को जहां पे वो आपका ईमेल और पासवर्ड चेक कर रहा है इसको हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन। कि वो चेक कर रहा है कि भाई आप ऑथेंटिकेटेड स्टूडेंट हैं इस क्लास के या नहीं। तो ये हो गया हमारे पास ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस। सवाल? ऑथराइजेशन अभी हम डिस्कस करेंगे। ऑथेंटिकेशन में मसला, लॉगिन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, चेक कर ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट होता है। लॉगिन करने के बाद भी वो ऑथेंटिकेशन ही है अभी तक। मतलब लॉगिन का ईमेल और पासवर्ड सही हो गया तो बेसिकली आप समझ लें कि आपकी एप्लीकेशन आपको कह देगी हाँ भाई ये ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, मतलब सही यूज़र है, इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है। ऑथराइजेशन क्या वाला है भाई? ठीक है, ऑथराइजेशन हमारे पास ये पार्ट है कि आप सब यहाँ पर आए हैं, मैं भी बाहर से ही आया हूँ, आप लोग भी मार्की के अंदर आए। अच्छा, मार्की को हमने कंसिडर कर दिया एक एप्लीकेशन, एक वेबसाइट है। इसके अंदर आप लोग भी आए हैं, मैं भी आया हूँ, एडमिन की टीम भी आई है और गवर्नर हाउस के जो स्टाफ है वो भी आए हैं। क्या सबको सेम परमिशंस हैं? नो सर, आप बगैर काट के आए। मैं जो है भाई एडमिन एडमिन नहीं, मैं फैकल्टी का हूँ, तो मेरा जो रोल है, मेरे पास परमिशंस आप लोगों से ज़्यादा है। अब वो क्या परमिशन हो सकती है? फॉर एग्जांपल मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा, आप मैं कहा चलो बाहर करो, इसे ब्लॉक करो। या एडमिन की टीम से, एडमिन की टीम का रोल है, एडमिन की टीम क्या कर सकती है, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करना चाहे तो कर सकती है। इसी तरह से यहाँ का स्टाफ है, उनकी भी अलग अलग परमिशंस है। तो ये क्या है, हमारे पास ऑथराइजेशन का प्रोसेस है। अब आप में से कोई स्टूडेंट्स है, आप लोगों का रोल क्या है? स्टूडेंट्स। आप में से कोई आगे बोल रहा है कि भाई फला बंदे को निकाल दे क्लास से, तो मैं क्या वो चीज़ अप्रूव करूंगा? नो सर, नहीं। क्यों? क्योंकि आप किसी और को निकालने के लिए ऑथराइज यूजर नहीं है। परमिशंस, ऑथराइजेशन बेसिकली आ जाता है परमिशन वाला रोल। इसी तरह से आप लोगों ने व्हाट्सएप सबने यूज किया है, ग्रुप्स बने हुए होते हैं व्हाट्सएप में। जब आप ग्रुप के अंदर जाते हैं तो मेंबर्स होते हैं और एडमिन होते हैं। एडमिन के पास ज्यादा आपके पास परमिशंस हैं बनिस्बत किसके? मेंबर्स के। मेंबर्स दूसरे लोगों को रिमूव नहीं कर सकते, मेंबर्स ग्रुप की सेटिंग्स को चेंज नहीं कर सकते। एडमिन जो है वो ये सारे काम कर सकते। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑथराइजेशन। किस प्रोसेस को? कि आप में से कोई अब जैसे ये स्टूडेंट अभीश बैठे हुए, अभीश आके मुझसे बोले भाई यार ये बंदा मुझे अच्छा, ये उबैद अच्छा नहीं लग रहा, उबैद बहुत शरारतें करता है, इसको बाहर निकाल। तो मैं एक सिस्टम हूँ, मुझसे आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं एप्लीकेशन का सर्वर हूँ बेसिकली, आप ये समझ लें मैं एपीआई हूँ। ये मुझसे आके बोलते हैं फला बंदे को रिमूव कर दो, मैं चेक करूंगा इनके आईडी कार्ड में भाई ये कौन है। ये जो मैं चेक कर रहा हूँ कि ये कौन है, ये ऑथराइजेशन का प्रोसेस है। मैं चेक कर रहा हूँ ये भाई ऑथराइज पर्सन है किसी को रिमूव करने के लिए या नहीं। मैं चेक करूंगा इनके कार्ड में लिखा होगा भाई ये तो स्टूडेंट है, मैं इनको मना कर दूंगा। इसी तरह से एडमिन की टीम से कोई आता है, एडमिन की टीम से कोई आके बोलता है भाई फला बंदे को रिमूव कर दें, उबैद को रिमूव कर दें। तो मैं क्या करूंगा, मैं उनसे पूछूंगा भाई आप कौन? वैसे तो मैं जानता हूँ लेकिन सिस्टम के अंदर पूछा जाता है हर किसी से,
तो आप कौन? एडमिन की टीम बोलेगी भाई मैं एडमिन की टीम को। तो मैं जो है फिर परमिशंस चेक करूंगा कि भाई एडमिन के पास किसी को रिमूव करने के राइट्स है, बिल्कुल है, तो ये मैं उबैद को भाई रिमूव कर दूँ। तो ये जो प्रोसेस है परमिशंस वाला, ये हमारे पास जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ऑथराइजेशन, जिसमें मैं चेक कर रहा हूँ ना, कोई यूज़र आके मुझसे बोले फला यूज़र को रिमूव कर दो, तो मैं चेक करूँगा कि भाई ये जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है ये ऑथराइज यूज़र है या नहीं। तो ये हो गया ऑथराइजेशन। तो पहला पार्ट है एप्लीकेशन के अंदर आने के लिए आपने ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से गुजरना हो। जब तक आप ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से नहीं गुजर के अंदर नहीं आ जाते तब तक ऑथराइजेशन नहीं है। जाहिर सी बात है ऑथराइजेशन कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है? एप्लीकेशन के अंदर। और अंदर आने के लिए ज़रूरी है कि भाई आपने गेट से चेक कराना होगा अपना ईमेल और पासवर्ड या अपना आईडी कार्ड इस केस में। तो आप अंदर आ गए, अब आप सब ऑथेंटिकेटेड स्टूडेंट्स हैं। अब इतने सारे लोग हैं, मुझे तो नहीं पता ना कि एडमिन की टीम का कौन है, टीचर्स कौन है, स्टूडेंट्स कौन है। तो वो पता लगाने के लिए आप लोग जब मेरे पास कोई रिक्वेस्ट लेकर आओगे, आप मुझसे बोलोगे कि भाई फला चीज़ रिवाइज करा दे, तो मैं चेक करूँगा भाई कौन है, ये स्टूडेंट है, टीचर है या कौन है। स्टूडेंट है तो मैं बोलूँगा हाँ भाई सही है, ये ऑथराइज बंदा है, इसको मैं रिवाइज करा सकता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास ऑथराइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी एग्जांपल व्हाट्सएप ग्रुप से भी हमने देखी, जिसकी एग्जांपल यहाँ पर भी देखी कि आप जो भी रिक्वेस्ट करते हैं सिस्टम जो है वो चेक करता है कि भाई आपके पास फला एक्शन लेने के लिए परमिशंस हैं या नहीं। तो एडमिन्स के पास ज़्यादा परमिशंस होती है, स्टूडेंट्स या नॉर्मल यूज़र्स के पास कम परमिशन होती है। ये जो चेक करने का प्रोसेस है इसको हम ऑथराइजेशन कहते हैं। क्या क्या होता है? मिडिलवेयर आगे चल के देखेंगे। अभी फिलहाल ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन हमने इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन इतना आसान नहीं है इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि इसमें जो है ना सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अब कोई स्टूडेंट आता है, वो अपने कार्ड में कुछ छेड़खानी कर देता है, अब वो मेरे पास आता है, मैं बोलेगा कि भाई मैं एडमिन हूँ, फला यूज़र को जो है रिमूव कर दो। तो अब अगर उसने सिस्टम को ट्रिक कर दिया, मैं बोलूँ हाँ भाई ये तो एडमिन का ही लग रहा है, हाँ भाई रिमूव, तो क्या होगा भाई? सिस्टम क्रैश हो जाएगा, वो फिर एडमिन की तरह कोई भी काम करा लेगा मुझसे। तो ये सिक्योरिटी रिस्क होता है। इसी तरह से कोई बाहर से आ रहा है, तो बाहर से आते हुए उसने वहाँ पे ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस में कुछ, अगर मैं सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई और उसने कुछ ऐसे ही एंटर हो गया बगैर सही कार्ड दिखाए, तो ये भी सिक्योरिटी रिस्क है। हाँ वो तो फिर परमिशंस वगैरह आ जाती है ना, ठीक है। टीचर की तरह तो वो अलग चीज़, अभी ऑथराइजेशन से हम बाहर आ गए। मैं कह रहा हूँ ऑथेंटिकेशन जो है और ऑथराइजेशन के लिए हमने सिक्योरिटी जो है ना बड़ी अच्छी इम्प्लीमेंट करनी होती है। वरना जैसे खातिम कह रहे हैं कि अगर टीचर बन के कोई आ गया, आपके गवर्नर हाउस के पोर्टल में आप लोग स्टूडेंट की तरह लॉगिन करते हैं तो आपके पास कम ऑप्शन आते हैं। अगर एडमिन की टीम से कोई लॉगिन करता है उनके पास ज़्यादा ऑप्शन आते हैं, वो किसी और का भी रिजल्ट देख सकते हैं, आप लोग नहीं देख सकते किसी और का रिजल्ट। तो अगर सिस्टम में सिक्योरिटी हम नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो स्टूडेंट भी क्या करेंगे, छेड़खानी करके जो है वो भी एज एडमिन लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करके सारा डेटा निकाल लिया। हमने ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन पे सिक्योरिटी का बड़ा सही ख्याल रखना होता है। तो इसलिए ऑथेंटिकेशन थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो हम जो है ऑथेंटिकेशन को टुकड़ों में लेके चलेंगे, जिसके अंदर हमारा जो पहला पार्ट होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन सिंपल कैसे इम्प्लीमेंट होती है। उसके अंदर हम सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखेंगे, उसके अंदर नॉर्मल जो हमें सेंस बनती है लॉगिन साइन अप की वो करेंगे, सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखेंगे। फिर अगले स्टेप्स में हम देखेंगे सिक्योरिटी वगैरह, और जो है हमारे पास बहुत सारी लॉगिन साइन अप के लिए, क्योंकि ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपके पास सिनेरियो है लॉगिन साइन अप वाला, तो इसके लिए बहुत सारे टूल भी आपके पास अवेलेबल है।
जैसे ऑथेंटिकेशन अगर आपने इम्प्लीमेंट करनी है सही वाली, सिक्योर और जो है अच्छी वाली किसी और की वेबसाइट के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, 2-3 प्लेटफॉर्म है आपके पास जो कि आपके पास ये ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो जो लोग लॉगिन साइन अप करना चाह रहे हैं, अब इसमें एक और चीज़ होती है, लॉगिन विद गूगल, आपने देखा हो, लॉगिन विद फेसबुक, ये वाली चीज़ें भी होती हैं। तो इन सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास कुछ टूल्स हैं जो कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं ताकि आप आराम से ऑथेंटिकेशन कर सकें। तो हमें ऑथेंटिकेशन के मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी हम तो टूल यूज़ करना तो बहुत आसान है। लॉगिन साइन अप का कोई भी टूल आप यूज़ कर लो, उससे आपकी लॉगिन साइन अप अच्छी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ओके, तो एक हमारे पास लाइब्रेरी है auth.js। क्या लिखा है मैंने, auth.js। auth.js आपको हेल्प करता है, देखें, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में ये आपकी हेल्प करेगा। और ये क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स, मतलब आप लोग फ्री में यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। और Next.js का भी इन्होंने सपोर्ट दिया हुआ है, तो Next.js को यूज़ करते हुए भी आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये फ्री है, ओपन सोर्स है, और इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, फिर उसके बाद ये हमारे पास फ्री है, ओपन सोर्स है, इसका मतलब ये है कि जो यूज़र्स का डेटा होगा वो आप अपने पास स्टोर करेंगे डेटाबेस में या कहीं पे भी। कुछ आपके पास प्लेटफॉर्म होते हैं जो कहते हैं कि भाई आप जो है, ये जो हमारे पास auth.js है ना, ये ऑथेंटिकेशन आसान कर रही है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने कोडिंग करनी पड़ेगी अपनी, तो थोड़ी मेहनत इसमें लगेगी। तो ये आपका आसान कर देगी, बट मेहनत लगेगी, लेकिन फ्री है। एक और आपके पास ऑप्शन है जो कि बड़ा फेमस चल रहा है आजकल, क्लर्क। किसने नाम सुना है? ये भी आपकी हेल्प करता है ऑथेंटिकेशन करने में, यूज़र मैनेजमेंट ऑथेंटिकेशन करने में। इसमें आपके पास बहुत कम मेहनत लगती है, लेकिन ये पेड है, कुछ हद तक फ्री है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग पे जाऊँ, ये ओपन सोर्स नहीं है, ये इन लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाई है जिसमें आप जो है 10,000 यूज़र अगर आपकी वेबसाइट में है, मंथली एक्टिव यूज़र्स, मतलब 10,000 यूज़र एक्टिवली अगर आपकी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए फ्री है। लेकिन 10,000 से अगर ज़्यादा होंगे तो फिर चार्जेस लगेंगे, 0.02 पर MAU। तो मतलब 10,000 नहीं, MAU मतलब मंथली एक्टिव यूज़र, मतलब 10,000 के बाद अगर एक यूज़र भी आता है तो एक यूज़र के मुझे इतने पे करने पड़ेंगे। तो आप कैलकुलेशन कर लो कि 10,000 से अगर 20,000 हो गए तो ये 0.02 को आप मल्टीप्लाई कर लो 10,000 से। तो एक्स्ट्रा अगर आपको 10,000 यूज़र्स चाहिए तो उसके लिए पर यूज़र आपने इतने देने पड़ेंगे। तो 10,000 यूज़र्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, 10,000 से ऊपर जाते हो तो फिर आपको अच्छे खासे चार्जेस लगेंगे, सिर्फ ये लॉगिन के लिए, लॉगिन साइन अप के लिए। बाकी फिर आपकी एप्लीकेशन के अंदर और भी तो चीज़ें हैं, फिर उसके अलग चार्जेस वगैरह आप दोगे, इतनी बड़ी एप्लीकेशन जब हो जाएगी। बट ये आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि आसानी से आपके पास लॉगिन साइन अप की इम्प्लीमेंटेशन दे देता है। तो क्लर्क एक मैंने बताया और जेएस मैंने बताया, तो जो लोग एडवांस लोग हैं वो तो आराम से इसको एक्सप्लोर कर सकता है। मैं रेकमेंड करूँगा कि पहले जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद इन लाइब्रेरीज जैसे auth.js जैसी लाइब्रेरी है इसको यूज़ करो, और फिर क्लर्क जो है लास्ट में रखो, क्योंकि क्लर्क बहुत आसान है, इसमें कुछ सीखने वाला है ही नहीं और ना कुछ आप सीख पाओगे। तो ऐसी लाइब्रेरीज आपकी हेल्प करती हैं असल कॉन्सेप्ट सीखने में। तो यहाँ पे इनकी बहुत, ये देखें, कॉन्सेप्ट का एक टैब भी इन्होंने बनाया है जो कि आपके और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करेगा। बट इन कॉन्सेप्ट से पहले आपको और बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट होने चाहिए जो आज हम इस क्लास में करेंगे। तो लॉगिन साइन अप के लिए मैंने आपको बता दिया, और भी बेइंतहा लाइब्रेरीज हैं, बट एक मैंने आपको टॉप की बता दी है auth.js, और एक पेड मैंने आपको टॉप की बता दी है क्लर्क। अच्छा जी,
अब आते हैं भाई ऑथेंटिकेशन। हम तो बिगिनर्स हैं, तो हम सीखना कहाँ से स्टार्ट करें? ऑथराइज साइन अप वाला जो प्रोसेस है ना, वो तो बहुत आसान है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। साइन अप वाले प्रोसेस में कुछ मुश्किल नहीं है। साइन अप वाला प्रोसेस इस तरह से है कि आप एक फॉर्म फिल करो, उसके सेंड पे क्लिक करो, आपका जो जितना भी डेटा है वो बस डेटाबेस में स्टोर हो जाए। इसमें कोई एज सच कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। तो साइन अप वाला पार्ट हम नहीं करेंगे। उसके अंदर सिंपल आपने फॉर्म सबमिट करना होता है और सारा ईमेल, पासवर्ड, यूज़र नेम, सारी चीज़ें जो है आपके पास बस स्टोर करा दी। आप सैनिटी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, डेटाबेस नहीं पढ़ा, तो आप समझ लें कि कोई फॉर्म फिल करता है, उसमें सबमिट करता है, तो आपका जो डेटा है वो सैनिटी पे आ जाता है। तो ये बस रजिस्टर, इसमें कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हम डायरेक्ट लॉगिन वाली चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। लॉगिन वाली चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए हमें बनानी पड़ेगी एपीआई। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, लास्ट क्लास में भी हम एपीआईज बना रहे थे, इस क्लास में भी हम बनाएंगे। और इस बार जो हम एपीआई बनाएंगे वो हम बनाएंगे लॉगिन की। तो यहाँ पर आते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, npx create -next-app @ नहीं लगाना, बस सही है। बाकी हम प्रोजेक्ट का नाम अभी दे देंगे लेक्चर। कौन सी क्लास है? 16। 16 क्लासें हो गई है हमारी। बहुत सारी क्लासें ऐसी भी हैं जिनकी अभी तक 13 ही हुई हैं या 12 हुई हैं, तो हमारी छुट्टियां नहीं हो रही, शुक्र। जी 14 और 15 का गिट पर नहीं है, तो क्या करें भाई? डाल देते हैं, और क्या करेंगे। सही है, मैं जो है ना 14 का तो है मेरे ख्याल में, 15 का नहीं है शायद, लास्ट क्लास का। 14 में क्या पढ़ा था हमने? 14 का तो फोल्डर ही नहीं है। ऊपर ऊपर हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, हाँ सर्वरलेस वो कुछ पढ़ा भी था। खैर, हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट का नाम हम रखते हैं GIAIC 1-16। ठीक है, तो यहाँ मैं प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ GIAIC बैच 1 16। टाइप स्क्रिप्ट, ESLint, टेलविन, ठीक है, SRC, ऐप राउटर, टर्बो पैक, तो सब यस 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 करके आखिर में नो कर दिया। तो इंस्टॉलेशन हो रही है। अच्छा, हमारे और भी फैकल्टी मेंबर्स आ गए, तो हम एक काम ये करते हैं कि जो है, चले वो पहले मैं ये कॉन्सेप्ट करा दूँ, फिर उसके बाद जो है ना सर दानियल इनको वो बता दें, सर रसी को और सर अली को, कि क्या हमने करना है आगे। ओके, तो इंस्टॉलेशन हो रही है। हमने क्या करना है, एक एपीआई बनानी है, और उस एपीआई पे हमने करना है कि भाई हम उस एपीआई में ईमेल और पासवर्ड जब डालेंगे, कोई भी ईमेल पासवर्ड डाल देंगे। अभी तो फिलहाल हमने कोई सा भी ईमेल पासवर्ड रख लेते हैं, क्योंकि हम साइन अप वाला प्रोसेस हमने नहीं किया। तो ईमेल और पासवर्ड डालेंगे, ईमेल और पासवर्ड जो भी डालेगा हम उस एपीआई में कहेंगे हाँ भाई लॉगिन हो गया सक्सेसफुल, बस इतना काम करना है। जी आप क्या कह रहे थे? लास्ट वाला क्या? थोड़ा जोर से बोले। इंपोर्ट एलियस नो किया है ना,
इंपोर्ट एलियस में वो पूछ रहा था कि भाई आपने इंपोर्ट एलियस को कस्टमाइज करना है, मैंने कहा नहीं करना, तो डिफॉल्ट @ होता है। तो हमने इंपोर्ट एलियस का पढ़ा था इतना बड़ा नाम हो गया कि क्या करता है वो जब आप लगाते हो तो SRC की डायरेक्टरी से इंपोर्ट करना स्टार्ट करता है, इंपोर्ट का प्रोसेस आसान हो जाता है। तो इंस्टॉलेशन हमारे पास हो गई है। VS कोड पे खोल लेते हैं इसे। यार ये डार्क थीम में कौन काम करता है? छुपाने के लिए सेमली छुपाने के लिए सेमली छुप गए देखो ये अच्छी लग रही है ओके, तो सब चीज़ें बंद करते हैं। सर नहीं आ तो मैंने आपको बताया कि इस यहाँ पे हम एक आर्किटेक्चर भी डिफाइन कर देते हैं कि हमने क्या करना है। यहाँ पर एक हमने API बनानी है, API, और ये API बेसिकली किसकी होगी? लॉगिन API। तो इसके ऊपर लिख लेना लॉगिन API। हमने ये लॉगिन API बनानी है और इस लॉगिन API का काम ये होगा कि दो चीज़ें लेगा, ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें मांगेगा, ईमेल और पासवर्ड। फिलहाल हम क्या करते हैं, पासवर्ड नहीं लेते, हम कहेंगे कोई भी अगर अपना ईमेल दे तो हमने उसको क्या कर देना है, ऑथेंटिकेट कर देना। हम बोले भाई हाँ भाई आ जाओ। तो ऐसी हम एप्लीकेशन बना रहे हैं फिलहाल। वैसे तो ईमेल और पासवर्ड दोनों होना चाहिए, बट हमने जो है इसको आसान करने के लिए मैंने कहा कि भाई कोई भी मेरी API कॉल करेगा लॉगिन की, उसको मैं क्या कर दूंगा, लॉगिन कर दूंगा। तो कुछ आपके पास वेबसाइट ऐसी भी होती है जिसमें आप लॉगिन कर सकते हो एज अ गेस्ट। वहाँ पासवर्ड नहीं देते, वहाँ बस आप ईमेल देते हो, लॉगिन करते हो, वो लॉगिन हो जाता है। तो हम कुछ इस तरह का बना रहे हैं ताकि जो है हम कॉन्सेप्ट असल समझ सकें कि लॉगिन किस तरह से काम कर रहा होता है। अच्छा, इस लॉगिन API को कहाँ से कॉल कराएंगे हम? कहाँ से कॉल करें? अपनी Next.js की एप्लीकेशन से। तो हमारा जो है Next.js की एप्लीकेशन में क्या होगा, एक लॉगिन का यहाँ पे बटन होगा, लॉगिन का एक बटन होगा जिस पे मैं क्लिक जब करूँगा तो मेरे पास ये API कॉल होगी। तो लॉगिन का बटन हो गया हमारे पास, इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास API कॉल करेगा, और API कॉल करने के बाद ये क्या कर देगा, मुझे बोलेगा हाँ भाई लॉगिन हो गया सक्सेसफुल। इस बीच हमने एक और काम करना है। वो क्या काम करना है वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। कि लॉगिन तो हो जाएगा, लॉगिन करने के बाद जाहिर है अब यहाँ पे हमारे पास लॉगिन वाला पेज तो नहीं खुलेगा, इसका नाम मैं रख देता हूँ लॉगिन पेज। तो लॉगिन वाला पेज हमारे पास नहीं खुलेगा, बल्कि हमारे पास दूसरा पेज खुलेगा जिसका नाम है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड का हमारे पास टोटल दो पेजेस हो गए हैं, एक लॉगिन का पेज जिससे हम लॉगिन करेंगे, एक हमारे पास डैशबोर्ड जो कि हमारे पास खुलेगा लॉगिन होने के बाद। तो इस तरह का हमने कुछ फ्लो रखना है कि लॉगिन पे क्लिक करें, हमारी लॉगिन की API कॉल हो, लॉगिन की API क्या करें, यूज़र को लॉगिन कर दें, और लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड वाले पेज पे भेज दें। तो ये प्रोसेस होगा। इसके अंदर ईमेल और पासवर्ड दोनों होना चाहिए, बट फिलहाल हमने ईमेल रखा है सिर्फ। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए पहले हम क्या बनाएं, API बना लेते हैं। पहले हम API बना लेते हैं, फिर उस API को कॉल करने के लिए लॉगिन का पेज बनाएंगे, और फिर लॉगिन पे क्लिक करके फिर डैशबोर्ड का पेज में तो कुछ है ही नहीं ना, तो बनाए ना बनाए एक ही बात है, बट मेन चीज़ है हमारा ये लॉगिन का प्रोसेस होना चाहिए। आता है भाई पेज पे हमारे,
और जो है अच्छा पेज पे क्यों आ गया, एपीआई बनानी है। एपीआई बनाने का क्या प्रोसेस था, फोल्डर एसआरसी के फोल्डर में, एक मिनट में, ये तो पढ़ा दिया ना, अब पढ़ा क्यों रहा हूँ फिर, ये तो पूछना चाहिए जी। अच्छा अभी देखते हैं, आप चश्मा ले भाई, हैंड रेस करें, आप पीछे वाले, पीछे जिन्होंने हैंड रेस किया आप ही जी। हाँ एपीआई कैसे बनाए जी, एपीआई का फोल्डर बनेगा। एब्सेंट डे, अरे ये क्या बात हुई, ये यहाँ एक बंदा बैठता था, वो छुट्टियों पे चला गया, गांव चला गया, बाकी में गाँव गए वो। सही है भाई, मजा है। अच्छा क्या छुट्टियों पे थे, अब आ गए छुट्टियों से, उसके बाद तो अब मैं इसका क्या करूँ, उसके बाद एपीआई बनाने के लिए एपीआई का फोल्डर अलग होगा। काट लेंगे, जाहिर सी बात है, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। उसके बाद राउट डाटी सर अली, इनका कार्ड लेना है। की एपीआई बनाएंगे। अच्छा जा पता है ना कार्ड हम क्यों लेते हैं, उनकी एपीआई दो हमारे पास नाम लिखे हुए थे एपीआई के अंदर पहले जिन्होंने हमें कार्ड दिए थे, तो हमने फिर उनका क्या किया था, उनसे अगले फिर हमने चांस दिया था, उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। के अंदर लॉगिन का ये चश्मा वाले भाई बैठे हैं, कार्ड निकालना अपना। राउट डाटी अच्छा जाने से पहले कार्ड ले लेना, आपका बस नाम और रोल नंबर हमने ले लेना, ठीक है, याद से लेके जाना। अच्छा जी, अब लड़कियों की बारी, उसका नाम जैसे लॉगिन फोल्डर उसके अंदर राउट आता है ना आपको, तो आसान सवाल क्यों पूछूंगा, मुश्किल सवाल पूछूंगा। अच्छा किससे पूछूं यार, मजा आता है वैसे पूछने में, है तो दिल की धड़कनें तेज करने में बड़ा मजा आता है। नहीं ऐसे थोड़ी, अच्छा ये जो कंप्यूटर्स की तरफ बैठी होती है ना, ये बच जाती है हमेशा, आज इनको पकड़ता है जी। आप जो इसी के पास बैठी हुई हैं, जहाँ मेरी उंगली जा रही है अब इनको कैसे बुलाएं, ये सेकंड एसी के पास, एक दो दूसरे एसी के पास स्कार्फ पहना हुआ है आपने ब्लैक कलर का, और यहाँ पे आपके शायद कुछ डिजाइन भी है, हैंड रेस करें, ठीक है, शुक्र है, और सब बताना पड़ता है डिटेल में। अच्छा जी अब बोल दे, आप भी नहीं आएगी आज, नहीं आपसे मुश्किल सवाल पूछूंगा ना, रुक जाए, आप समझ गई ना, आपसे बात कर रहा हूँ। एपीआई कैसे बनेगी, कैमरा घुमा अच्छा जो बताएगा वो फिर हम बोलेंगे नहीं, वो हम बोलेंगे भाई ये अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो इनसे यहाँ पे आके जो है ना फिर एक्सप्लेन करवाएंगे क्या लिखेंगे जी। ऑब्जेक्ट एपीआई कैसे बनाएंगे, बनाएंगे उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे अगर हुआ तो नहीं तो बस तो ये यहाँ तो एपीआई नहीं पता सर, एपीआई बना जी, नहीं आता, चलो इनका भी हमने कार्ड लेना है सरेली, बल्कि मिस इफ्जा बैठी है ना यहाँ पे, मिस आप जो है ना इनका कार्ड लेना, जाने से पहले मिस इफ्जा से कार्ड ले लेगा, बस इनका रोल नंबर और नाम लिख के जो है उनको वापस कर दें, ताकि जो है हम इनको अच्छी दुआओं में याद रखें ना, अगली क्लास में इन दोनों के नाम यहाँ शो हो रहे होंगे, और फिर हम उनको दोबारा चांस देंगे कि इस क्लास के जो भी टॉपिक है वो अगली क्लास में पूछेंगे, फिर अगर सही बता दिया तो बच जाएंगे, नाम और रोल नंबर चाहिए बस। अच्छा जी एपीआई बनाने का किसी ने नहीं बताया अभी तक, क्या करूं, एपीआई का फोल्डर बनाओ एपीआई का फोल्डर बना दूं, जी सर कहाँ पे, ऐप के अंदर एपीआई का, अच्छा एपीआई नाम रखना जरूरी है, यस सर यस सर यस एपीआई नाम रखना जरूरी नहीं है, कुछ भी नाम रख सकता है। कौन जीत गया, यार
कौन कह रहा है ये? सर जरूरी है। अबीश कह रहा है। अबीश बड़ा थे, अबीश से मुश्किल सवाल पूछेंगे, अबीश होशियार बनता है। अच्छा, जरूरी नहीं एपीआई नाम रखे, लेकिन एपीआई नाम इसलिए रखा है ताकि कोई भी हमारी एपीआई यूज करे तो उसे पता चल जाए कि भाई ये कौन एपीआई ही हम यूज कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं एपीआई नाम रखो, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि इसका नाम एपीआई रखो जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है एपीआई के फोल्डर के अंदर कभी भी आप पेज की फाइल नहीं बनाएंगे, तो एक ये भी वजह है। अच्छा, अब अगला स्टेप हमने बनानी है लॉगिन की एपीआई। लॉगिन का फोल्डर। तो login.tsx की फाइल बना लूं। हाँ सर, फोल्डर बनाए सर। about dot क्या route.ts, तो हम route, फोल्डर बनाए सर। फोल्डर। तो पहले फोल्डर बनाओ ना, फोल्डर का क्या नाम रखें? लॉगिन। लॉगिन। लॉगिन रखना लाजमी। लॉगिन हमने फोल्डर का नाम रख दिया, तो एपीआई का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर लॉगिन का फोल्डर बनाया, लॉगिन के अंदर route.ts की हमने फाइल बनाई। तो route.ts फाइल बनाना जरूरी है एपीआई बनाने के लिए? यस सर। कुछ भी नहीं रख सकते? हाँ सर। सही है। तो हमारे पास एपीआई बन गई है, बस इसके अंदर जो है हमने कोड लिखना है। जब भी हमारी एपीआई कॉल हो तो हमारा जाहिर सी बात है कोड चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम मैं रखूंगा। इसको एक्सपोर्ट करना जरूरी है नहीं? एक्सपोर्ट करना जरूरी है। जैसे हम page.tsx में एक्सपोर्ट करते हैं ना, वैसे यहाँ भी करना जरूरी है। तो हमने क्या किया, एक रिक्वेस्ट का पैरामीटर आता है, ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये खुद ही आता है। नेक्स्ट एपीआई, सॉरी नेक्स्ट रिस्पॉन्स नहीं, नेक्स्ट रिक्वेस्ट। ये तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ये जो ऊपर वाला है ना, ये पहले हमारे पास यूज होता था। तो चैट जीपीटी अगर आपको ये करने का बोले तो ये नहीं करना, ये पुराना हो गया। तो हमारे पास जो आता है ना पैरामीटर के अंदर, वो है नेक्स्ट रिक्वेस्ट। तो ये बेसिकली आप समझ लें यहाँ पे डेटा टाइप के तौर पे यूज हो रहा है। अच्छा जी, तो रिक्वेस्ट का पैरामीटर हमें पता है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कोई भी हमारी एपीआई कॉल करे, रिक्वेस्ट का पैरामीटर उसके साथ आता ही आता है। ये आप नहीं करते, ये नेक्सस खुद ही भेजता है, और ये आना ज़रूरी भी है ताकि जो है हम देख सके रिक्वेस्ट में जो चीज़ें आ रही हैं उसमें क्या क्या चीज़ें। अच्छा, हमारी एपीआई बन गई है, लेकिन ये हमारे पास कौन सी एपीआई है? पोस्ट एपीआई है। आपका नाम क्या था जिनका कार्ड अभी हमने लिया? अवेश। अवेश को हम दूसरा चांस देते हैं। अवेश, ये पोस्ट इंसर्ट करने के गेट में क्या फर्क है? गेट लेने के लिए, पोस्ट अपडेट करने के लिए, होने के लिए पोस्ट देने का, अपडेट पुट होती है अपडेट करने गेट जो है डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। इंसर्ट गेट जो है डेटा गेट करने के लिए यूज होता है, पोस्ट जो है डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। इस केस में क्या यूज करूं? लॉगिन की एपीआई बनानी है मुझे, तो लॉगिन के लिए पोस्ट यूज करूं या गेट यूज करूं? पोस्ट 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 यूज करूं। क्यों? लॉगिन करते हुए तो डेटा इंसर्ट नहीं करते, हाँ कुछ और चीजें करते हैं। चलो इस हद तक आंसर हम इनका सही मान लेते हैं। तो इनका नाम जो है अवेश जो है, हम इनका नाम हटा देंगे, लेकिन हम इन्हें दोबारा पकड़ेंगे, फिर नाम आ जाएगा। अच्छा, अभी के लिए इनका नाम कर लिया। मिसेस इनका क्या नाम है? सरवत आफरीन। ठीक है, तो इनको भी हम फिर से पकड़ेंगे। अच्छा जी, तो एपीआई हमने बना ली है, लेकिन अभी फिलहाल एपीआई कुछ नहीं कर रही है। और एपीआई के अंदर हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कौन सी? पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट हम इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि
लॉगिन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर आपने ईमेल और पासवर्ड दोनों पास करने होते हैं, कुछ आपने इनपुट पास करना होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करी है यूज। अच्छा, ये रिटर्न क्या करेगा? अभी फिलहाल रिटर्न कर देगा ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये भी हमने लास्ट क्लास में किया हुआ था। और एक मैसेज रिटर्न करेगा जिसमें, बल्कि मैसेज नहीं, इज लॉग्ड इन ट्रू। तो कोई भी इस एपीआई को कॉल करेगा, अभी फिलहाल हमने ईमेल वगैरह कुछ भी नहीं ले रहे, मैं कह रहा हूँ कोई भी इस एपीआई को कॉल करे तो उसको हम रिटर्न करें कि भाई इज लॉग्ड इन ट्रू, मतलब लॉगिन हो गया। ट्रू मतलब लॉगिन हो गया है, फॉल्स मतलब लॉगिन नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप ऊपर चल के कंडीशन वगैरह लगा सकते हो। इफ पासवर्ड करेक्ट है तो फॉल्स कर दो, अगर पासवर्ड करेक्ट है तो ट्रू कर दो, अगर पासवर्ड इनकरेक्ट है तो फॉल्स कर दो। फिलहाल हमने कहा है इस एपीआई को कोई भी कॉल करेगा उसको हमने कह दिया वो लॉग्ड इन हो जाएगा। हमारा रिस्पॉन्स जेसन फॉर्म में जाता है, तो हमने जो है इसको इस तरह से जेसन के फंक्शन के अंदर भेज दिया। सेव करते हैं। फिलहाल ईमेल वगैरह कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब सवाल ये आता है इसको कॉल कैसे कराऊं? ब्राउजर पे जैसे हम जाके कराते थे। अच्छा, ब्राउजर में यूआरएल लिख के देखते हैं, क्या यूआरएल था इसका? localhost 3000/API/login। तो ये हमारी एपीआई इस यूआरएल पे बन गई है। नेक्स्ट यस ने बना दिया खुद। एंटर करते हैं, देखते हैं कि हमारी एपीआई कॉल होती है नहीं होती। अच्छा, npm ने डेव नहीं किया तो ये क्या चल रहा है? नहीं, ये कुछ और मेरे पास पहले से चल रहा है, तो शायद उसका आ गया तो उसको बंद कर देता हूँ। ओके, तो इसको npm run dev कर देते हैं, npm run dev, ताकि हमारे पास ये चल जाए, एपीआई वगैरह बन जाए। तो हमारा जो यूआरएल है वो है localhost 3000/API/login। इसको एंटर करते हैं, हमारा जो है वो भी चल रहा है। क्या आएगा? अभी तो लोकल होस्ट चल रहा है इसलिए आ गया, बट अभी जब लोकल होस्ट स्टार्ट हो जाएगा तो क्या आएगा? चला भी है, नहीं चला, एक सेकंड। लोकल होस्ट 3000 पे चलता है, अभी चल रहा है। अभी हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है, बट जब मैं एपीआई कॉल कर रहा हूँ ब्राउजर से तो क्या रिस्पॉन्स आएगा? जी खादिम, नहीं कोड में तो ये है ना, ये लो दिखा देते हैं, ये लो। पिछली क्लास में तो आए थे। अच्छा, खैर पिछली क्लास में मैं बताया नहीं था, लेकिन जाहिर सी बात है अब आसान सवाल थोड़ी पूछूंगा। वो पूछा है जो इनकी किताब में भी नहीं है। क्या पीछे से कमेंट्री कर रहे हो? अभी तुमसे भी पूछता हूँ, रुक जाओ। ऐसी में क्या क्या आएगा? वाइड स्क्रीन आ जाएगी, कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, कौन बोल रहा है? किसने बोला क्या आएगा? हैंड रेस करके बोल रहे ताकि मुझे अच्छा ये बोल रहे, ठीक है, चेक किया। अच्छा, तो ये हमारे पास चल गया और हमारे पास एक एरर आया, वाइट स्क्रीन तो नहीं आई क्योंकि मेरे पास ब्लैक थीम है, ब्लैक स्क्रीन आई। तो एरर हमारे पास आ रहा है, एरर कोड आ रहा है 405। 405 का क्या मतलब है? जरा गूगल पे जाके 405 लिखता हूँ, क्या लिखा हुआ है? मेथड नॉट अलाउड। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है, जब भी हम ब्राउजर से लोग एपीआई कॉल करेंगे,
जब भी हम ब्राउजर से एपीआई कॉल करेंगे तो कौन सी रिक्वेस्ट जाएगी? गेट रिक्वेस्ट जाएगी, पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी या पुट? गेट रिक्वेस्ट जाएगी। और जो हमने एपीआई बनाई है ये क्या गेट रिक्वेस्ट को हैंडल कर रही है? नहीं कर रही। तो 405 का कहीं पर भी एरर देखो तो समझ जाना कि जो आपकी एपीआई में मेथड होता है ना, गेट, पोस्ट, पुट, इसका मसला है। तो मैंने आपको ये बताया कि ब्राउज़र से जब भी आप एपीआई कॉल करते हो तो हमेशा गेट रिक्वेस्ट ही जाती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते ऐसे यहाँ पे। तो इस रिक्वेस्ट को मैं पोस्ट कैसे करूं? हमें तो चेक करनी है पोस्ट रिक्वेस्ट वाली चीज। अंडर क्लाइंट में चेक कर जी दोबारा बोले। पुट हमारे पास जो रिक्वेस्ट है वो डेटा अपडेट करने के लिए यूज होती है, पोस्ट डेटा इंसर्ट करने के लिए। जी नहीं, डेटा इंसर्ट कर रही है बस। हाँ मतलब एक प्रैक्टिस यूज होती है। पोस्ट के अंदर आप चाहो तो अपडेट वगैरह कर सकते हो, बट एक प्रैक्टिस ये है कि अपडेट वाली अगर आपने एपीआई बनानी है ना तो पुट मेथड यूज करो। यहाँ पे एक और फंक्शन बनाओ जिसका नाम हो पुट। ठीक है, वैसे तो करने को तो यहाँ लॉजिक तो लगा सकते हैं, मसला नहीं होगा, बट एक प्रैक्टिस अच्छी तो ये वाली चीज। अच्छा जी, लॉगिन एपीआई के लिए हमने जो है मेथड यूज किया पोस्ट। और पोस्ट हमारे पास अगर हमने इस एपीआई को चेक करना है ब्राउजर से नहीं कर सकते तो कहाँ से करें? थंडर क्लाइंट। पोस्टमैन से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो हम थंडर क्लाइंट जो है वीएस कोड में एक एक्सटेंशन है जिसको आप वीएस कोड के अंदर ही चला सकते हैं, तो कुछ आपने अलग से इंस्टॉल नहीं करना होगा। तो थंडर क्लाइंट की आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है अपने पास। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो लेफ्ट साइड पे एक आइकन आ रहा होगा थंडर का, इस पे क्लिक करना, ये खुल गया थंडर क्लाइंट। हमने एक न्यू रिक्वेस्ट भेजनी है तो न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारी एपीआई का यूआरएल हम डालेंगे। अच्छा जी, जी आप ऐसा हाथ रखा हुआ आपके पीछे, अरे यहाँ हाथ रखा हुआ था ना अभी परवेज भाई के बराबर। हाँ, एपीआई का यूआरएल क्या था अभी जो हमने डाला था? HTTP तो लगता ही है। आ रहा हूँ रुक जाओ। लोकल होस्ट 3000 /API/ लॉगिन हो, सही है। सेंड पे क्लिक कर दूं? यस सर। क्या कुछ और भी चेंज करना है क्या? मेथड बस सही है, सेंड पे क्लिक कर दूं? सर मेथड चेंज करो। कहाँ से सुन के बोल दो, मैं दूसरा सवाल पूछ लूंगा। मेथड चेंज करना है। हमारे पास यहाँ पे भी गेट रिक्वेस्ट जा रही है तो गेट रिक्वेस्ट नहीं भेजनी। हमारी एपीआई जो है वो पोस्ट रिक्वेस्ट के हवाले से बनी है तो हम यहाँ पे भी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। कैसे पता पोस्ट से बनी है? हमारे फंक्शन का नाम पोस्ट है तो नेक्स्ट यस नाम को देख के बना लेती है एपीआई। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब इन्होंने ऐसा रखा है आसान करने के लिए। तो यहाँ भी मैंने पोस्ट इसको सेलेक्ट किया, सेंड पे मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास रिस्पांस में आ रहा है क्या? नीचे आ रहा है 200 का मतलब ओके है भाई, एपीआई सक्सेसफुली चल गई है। और एक आपके पास रिस्पांस आ गया जिसमें कह रहा है हाँ भाई इज लॉग्ड इन टू, मतलब लॉगिन हो गया है। तो एक हमने लॉगिन की एपीआई बना ली है जिसको कॉल करने पे क्या होगा? लॉगिन हो जाएगा। अच्छा अब एक सवाल, एपीआई में आते हैं, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे। मैं चाह रहा हूँ यूजर से मैं ईमेल जो है सिर्फ ईमेल, फिलहाल ईमेल लूँ एपीआई के अंदर, और अगर यूजर ईमेल ना दे तो क्या करूँ भाई? उसको बोलूँ भाई लॉगिन नहीं हुआ,
अगर यूजर एपीआई कॉल करता है और ईमेल नहीं देता तो मैं उससे बोलूंगा लॉगिन फॉल्स। अगर वो ईमेल देता है तो मैं बोलूंगा लॉगिन ट्रू, मतलब लॉगिन हो गया। तो पहला काम तो ये है कि एपीआई के अंदर हम लॉगिन कैसे ईमेल कैसे लेंगे। थंडर क्लाइंट ओपन कैसे होगा? थंडर क्लाइंट ओपन करने के लिए आपने एक पहले एक्सटेंशंस में जाना होगा। यहाँ पे जाके आपने सर्च करना होगा थंडर क्लाइंट, जो कि हमने पहले इंस्टॉल कर लिया था। तो ये इसकी एक्सटेंशन आ रही है, इसको बस एक दफ़ा इंस्टॉल करना है। जब आप एक दफ़ा इंस्टॉल कर लेंगे इसको, तो इंस्टॉल करने के बाद आपके VS कोड के लेफ्ट साइड पे थंडर क्लाइंट का आइकन आ रहा होगा इस तरह का। तो बस इसको खोल लेना। तो इंस्टॉल करना ज़रूरी है, एक दफ़ा करना होगा बस। अच्छा जी, वापस आते हैं, थंडर क्लाइंट को बंद करते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस एपीआई में हम ईमेल कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अरे पहले यहाँ पे भी तो लेना पड़ेगा ना। मतलब आप समझ लें थंडर क्लाइंट से ईमेल आ रही है, तो यहाँ पे मैं कैसे वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँगा? यहाँ एक वेरिएबल होगा ईमेल। तो जो हमारे पास ईमेल होगी वो किसके अंदर आ रही होगी? इस रिक्वेस्ट के अंदर आ रही होगी। तो कैसे लिखेंगे इसे? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी या जेसन लिखेंगे? पक्की बात है, नया तरीका है। इन्होंने बनाया। और बस आगे नहीं पता। अरे यार, हम यहाँ पे फंस गए। अच्छा, इससे पहले हमें क्या लगाना जरूरी है? अपडेट लगाना जरूरी है। यार मुझे ये वाला तरीका नहीं पता, बट ये वाला तरीका जो है पहले यूज़ किया हुआ है मैंने, तो ये यूज़ कर लेते हैं। अपडेट के बगैर नहीं होगा। अच्छा बॉडी में क्या है? एक सेकेंड, अपडेट अगर मैं हटा दूँ तो ऊपर वाले फंक्शन पे ऐसे रीडेबल स्ट्रीम, इसकी डेटा टाइप की मुश्किल क्यों है? खैर चला के देखते हैं ना, शायद गलत लिखा हो तो सही कर लेंगे, क्या हुआ। ईमेल, तो मैंने कहा रिक्वेस्ट के अंदर जो भी चीज़ आ रही है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई ईमेल आ रहा होगा, तो उसको जो है, बल्कि यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको ईमेल नहीं इसका नाम मैं रख देता हूँ रिक्वेस्ट डेटा। मैं कह रहा हूँ रिक्वेस्ट के अंदर जो भी डेटा आ रहा है वो कंसोल पे प्रिंट करा दो। तो देखते हैं क्या डेटा आता है। अच्छा, इस एपीआई का जो लॉग है, कंसोल लॉग है, ये कहाँ प्रिंट होगा? कहाँ पे? सर्वर पे? कहाँ पे? ब्राउजर पे। हमारे टर्मिनल पे होगा। तो अभी तो नहीं हुआ प्रिंट। सर ब्राउजर के कंसोल पे होगा। ब्राउजर के कंसोल पे होगा? नहीं। जब हम एपीआई की रिक्वेस्ट भेजेंगे थंडर क्लाइंट से, तब ये फंक्शन चलेगा, और जब ये फंक्शन चलेगा तो ये कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर देगा। तो एपीआई के अंदर आता हूँ, सेंड करते हैं रिक्वेस्ट, अपने टर्मिनल पे आते हैं, यहाँ पे कुछ आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है? रीडेबल स्ट्रीम लॉग फॉल्स, तो हमने गलत चीज़ कर दी है। तो वापस आते हैं, यहाँ पे बॉडी नहीं होगा बल्कि जेसन ही होगा। सही बता रहे थे अभी। और रिक्वेस्ट से पहले लगाना जरूरी है अवेट। अब अवेट लगाना है तो हमारे फंक्शन को भी एसिंक करना पड़ेगा। तो सेव करते हैं, अब देखते हैं रिक्वेस्ट डेटा के अंदर क्या आ रहा है, कुछ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। न्यू रिक्वेस्ट पे वापस जाता हूँ, सेंड करता हूँ अपनी रिक्वेस्ट, एरर आ गई भाई। 500 वाले एरर का ये मतलब है कि आपकी एपीआई क्रैश हो गई है। और क्रैश किस वजह से हुई है? इसको हम ट्राई कैच लगा के हैंडल कर सकते हैं, लेकिन क्रैश इस वजह से हुई है क्योंकि हमने एपीआई के अंदर यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट डॉट जेसन, जिसका मतलब ये है कि हमारी एपीआई कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर रही है, कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर रही है। क्या थंडर क्लाइंट से मैं कुछ पास कर रहा हूँ या नहीं? कुछ भी नहीं पास कर रहा।
इसलिए एरर आ रहा है। तो थंडर क्लाइंट से अगर मुझे ईमेल पास करनी है तो कहाँ से पास करूंगा? बॉडी में। क्यूरी पे अभी हम थे, तो कहाँ से पास करूंगा? बॉडी से पास करूंगा। बॉडी के अंदर हम जेसन फॉर्म के अंदर, अच्छा ये क्या खुला है, एक सेकंड, ये तो जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो हमारे पास थंडर क्लाइंट जब आप खोलते हो तो थंडर क्लाइंट में जब एपीआई रिक्वेस्ट करते हो, उसके साथ अगर आप चारों कुछ डेटा भी भेजो, जैसे ईमेल पासवर्ड हो गया, तो कैसे भेजोगे? थंडर क्लाइंट के अंदर यहाँ बॉडी का एक ऑप्शन है, बॉडी पे क्लिक करोगे। बॉडी पे क्लिक करने के बाद हम जो डेटा भेजेंगे वो किस फॉर्म में भेजेंगे? जेसन फॉर्म में भेजेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या भेजूँ? ईमेल भेजूंगा। ईमेल मैं भेज देता हूँ hamza.sayyed@gmail.com। तो ये मैं डेटा भेज रहा हूँ अपनी एपीआई को कॉल कराते हुए, और जब मैं ये डेटा भेजूंगा तो हमारे पास इस एपीआई के अंदर वो डेटा रिसीव होगा, और वो मैंने स्टोर कर दिया इस वेरिएबल के अंदर। तो एपीआई से अगर आपने डेटा निकालना है ना, जो यूजर भेज रहा है, तो ये इस तरह से निकालते हैं। इस रिक्वेस्ट डेटा को मैंने कंसोल पे प्रिंट कराया, सेव करते हैं। अब मैं अपनी एपीआई को कॉल करता हूँ ताकि जो है मेरी एपीआई का रिस्पांस आए। क्या कहेंगे? ओके, सेंड पे मैंने क्लिक किया, नीचे मेरे पास रिस्पांस आ रहा है 200, जिसका मतलब ये है कि भाई एपीआई चल गई है सक्सेसफुली। और अपने मैं कंसोल पे देखता हूँ, कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ? एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रही है? ईमेल आ रही है। तो हम इसको इस तरह से समझेंगे कि बहुत सिंपल सी चीज है, हमारी एपीआई है, ये एपीआई है, इसके अंदर एक पैरामीटर होता है रिक्वेस्ट का, हमने देख लिया, खुद ब खुद आ रहा होता है, नेक्स्ट ला रहा होता है, और इसको हम कॉल करा रहे हैं थंडर क्लाइंट से। तो ये हमारा हो गया थंडर क्लाइंट। थंडर क्लाइंट, अच्छा जी, थंडर क्लाइंट से जब हम कॉल करा रहे हैं तो सबसे पहली चीज हम पास करते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट मतलब यूआरएल 3000/API/login, हमारी एपीआई का यूआरएल हो गया। छोटा करता है, ओके, ये हमारी एपीआई का यूआरएल हो गया। मेथड कौन सा हमने यूज किया है? पोस्ट। तो इसको भी मैं, मेथड हमारा पोस्ट है, क्योंकि हमारी जो एपीआई बनाई है वो हमने बनाई है पोस्ट के नाम से। तो पोस्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हमारा जो फंक्शन है वो पोस्ट के नाम से है, तो हमारी जो हम एपीआई कॉल करेंगे वो भी हमने पोस्ट मेथड ही सिलेक्ट करना। तो ये वाली चीज हो गई हमारे पास। अच्छा, अब हमने कहा हमारी जो एपीआई है उसके अंदर उसको कॉल करते हुए हम कुछ डेटा भी पास कर रहे हैं, और वो डेटा किस फॉर्म में है? डेटा को मैं कर देता हूँ येलो में, और डेटा हम भेज रहे हैं, डेटा हम भेज रहे हैं जेसन फॉर्म में इस तरह से, और हमने डेटा के अंदर सिर्फ ईमेल भेजा है, और ईमेल जो है हमारे पास hamza@gmail.com, बस ये ईमेल हो गया। इसको ज़रा सेट कर देते हैं, छोटा करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये डेटा भेजा। अच्छा, ये डेटा भेजने के लिए ज़रूरी है कि हम किसके कहाँ कैसे भेजें, किसके अंदर भेजें? थंडर क्लाइंट में बॉडी के अंदर भेजेंगे। तो हम यहाँ पे बॉडी के का एक हमने टैब खोला, उसके अंदर हमने ये डेटा साथ में भेज दिया। तो जब हम एपीआई कॉल कर रहे हैं तो हम जो है एक बॉडी दे रहे हैं। बॉडी बेसिकली आप समझ लें, एपीआई को आप एडिशनल डेटा दे रहे हो, और उस डेटा के अंदर कुछ भी नहीं है, एक ईमेल है बस। जब आप यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ एक सेंड का बटन होगा,
तो फिर पूरी बनाओ ना। अच्छा जी, तो सेंड पे हमने जब क्लिक करेंगे तो हमारी जो एपीआई है वो क्या हो जाएगी, कॉल हो जाएगी। तो सेंड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे थंडर क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट जाएगी हमारी एपीआई को। हमारी एपीआई के पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं रिक्वेस्ट के अंदर, ईमेल ओके ये डेटा आ रहा है। तो उसको हमने जब निकालना है तो उसके लिए हमने एक लाइन लिखी थी, ये लोकेश डॉट वो लाइन में यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। हमारे पास ये मेथड तो हो गया पोस्ट, सिग्नलिंग हो गया। इससे ठीक है। अच्छा ये पोस्ट को मैं मूव कर देता हूँ, यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, यहाँ पे रखते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास पोस्ट का जो मेथड है उसके अंदर हमने एक कोड लिखा हुआ है जो कि ये है। ये कोड क्या करेगा, ये कोड आपका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको क्या करेगा, पहले जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा और इस रिक्वेस्ट डेटा के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। और फिर हमने क्या करा है अगली लाइन के अंदर उस डेटा को कंसोल कराया। तो जैसे ही हमने कंसोल कराया हमें टर्मिनल पे एक आंसर आ गया, वो आंसर है ये ऑब्जेक्ट। ये वही चीज़ है जो हम थंडर क्लाइंट से भेज रहे हैं। तो ये हमारे पास पूरा फ्लो चल रहा है हमारी एपीआई और थंडर क्लाइंट के बीच में। तो जैसे ही हमने जो है एपीआई कॉल करी, अच्छा आखिर में हमारी एपीआई कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भी कर रही है, तो वो रिस्पॉन्स हम वापस भेज रहे हैं थंडर क्लाइंट को। और थंडर क्लाइंट फिर वो शो कर देता है इज लॉग्ड इन ट्रू। तो इस तरह का हमारा एक फ्लो चल रहा है। तो एपीआई को अगर आपने डेटा भेजना है साथ में तो बॉडी के अंदर भेजना है, और उस डेटा को अगर एपीआई के अंदर पढ़ना है तो ये वो लाइन लिखी है जो कि आपके डेटा को लेगी और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगी और वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेगी। अब हमारे पास जो ईमेल आ रही है वो किसके अंदर रखी हुई आ रही है, लोकेश इस रिक्वेस्ट डेटा के वेरिएबल के अंदर रखी हुई आ रही है। आगे का प्रोसेस क्या होगा, मुझे ईमेल अगर निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, कॉन्स्ट ईमेल इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, रिक्वेस्ट डेटा डॉट ईमेल। क्योंकि हमारे पास जो ईमेल आ रही है वो रिक्वेस्ट डेटा के अंदर आ रही है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ये टर्मिनल पे अभी हमने देखा ये रहा, इसको यहाँ पे भी ले आता हूँ। अच्छा ठीक है, अरे कॉपी नहीं करे ना, टाइम दे दूंगा कॉपी करने का। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो एपीआई है, हमारी जो एपीआई है उसके अंदर जो भी डेटा आ रहा है वो हम कंसोल के अंदर जो है वो प्रिंट करा रहे हैं। तो वो डेटा कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, ऐसे ही है ना। अब इसमें से मुझे अगर ईमेल निकालनी है तो मैंने कैसे निकाली, रिक्वेस्ट डेटा डॉट ईमेल, तो हमारे पास ईमेल आ गई। और इस ईमेल को जो है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ कि इफ अगर ईमेल ना हो, ईमेल ना हो, अगर कोई यूज़र ऐसे ही आ रहा हो और वो ईमेल नहीं दे रहा, तो उस केस में जो हम रिस्पॉन्स देंगे वो क्या देंगे, हम कहेंगे भाई वो लॉगिन नहीं हुआ, इज लॉग्ड इन फॉल्स हम कह देंगे उसको। कोई ऐसा यूज़र आता है जो ईमेल नहीं देता उसको हम कहेंगे भाई आप लॉगिन नहीं हुए। अगर कोई ईमेल देता है तो जाहिर सी बात है ये इफ चलेगा नहीं, हमारे पास डायरेक्ट ये वाली लाइन चलेगी। इसको हम सेव करते हैं और जो है वापस आते हैं अपने थंडर क्लाइंट में इस एपीआई को कॉल कराने के लिए। तो एक सेकंड, ये रहा। अच्छा जी, तो हमने अपनी एपीआई का यूआरएल डाला, हमने मेथड सेलेक्ट किया पोस्ट, और पोस्ट के साथ जो मैं डेटा पास कर रहा हूँ वो है ईमेल, कुछ भी नहीं। और वो मैं कहाँ पे पास कर रहा हूँ, बॉडी के अंदर पास कर रहा हूँ। ये बॉडी याद रखने वाली चीज़ है, कल को जब आप इस एपीआई को कॉल करोगे तो नेक्स्ट.js में करोगे, नेक्स्ट.js के अंदर भी आप बॉडी पास करते हो।
तो बॉडी याद रखना कि भाई जो भी आप डेटा एपीआई के थ्रू पास करते हो बॉडी के अंदर कर दो। सेंड के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं सेंड के क्लिक करूंगा रिक्वेस्ट जाएगी, एपीआई कॉल होगी। एपीआई के अंदर हमारे पास जो ईमेल आएगी वो चेक करेगा भाई ईमेल आई है या नहीं आई। तो हमने ईमेल पास करी अभी वाले केस में, करी है। तो सवाल ये है कि जब मैंने इस रिक्वेस्ट को सेंड किया तो मेरे पास लॉगिन होगा या नहीं होगा? होना तो चाहिए। यस सर। हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा? यस सर। क्यों हो जाएगा? सर क्योंकि हमने ईमेल यहाँ से पास करी है। अगर मैं रिस्पॉन्स को जरा नीचे से दिखाऊं आपको तो इज लॉग्ड इन ट्रू हो गया, मतलब लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। इसको नीचे करते हैं वापस। यहाँ पर नेम यहाँ पर आके मैं एक और काम करता हूँ कि API स्लैश, बल्कि ये तो URL तो सेम रहेगा, ईमेल नहीं पास करता, ईमेल हटा दो, खाली मैं बस ये पास कर रहा हूँ। अब क्या आएगा? एक, API हमारी क्रैश हो जाएगी। 2, इज लॉग्ड इन फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स फॉल्स फॉल्स। फॉल्स हुआ। यस सर। लेट्स सी। 200 मतलब API सक्सेसफुली चल गई है। रिस्पॉन्स में क्या दे रहा है वो? रिस्पॉन्स में वो कह रहा है भाई आप लॉगिन नहीं हुए आप, क्योंकि ईमेल सही नहीं था। तो इसी तरह की सिमिलर लॉजिक लगेगी आपके पास पासवर्ड के लिए भी। बेसिकली वो चेक करेगा ईमेल और पासवर्ड सही है तो लॉगिन, नहीं है तो लॉगिन नहीं करेगा। तो कोड हमने सिर्फ यही लिखा है, बाकी सारी चीजें हमने सिर्फ समझी हैं। तो इस रिक्वेस्ट डेटा वाले कंसोल को भी मैं हटा देता हूं। हम जो भी एपीआई से डेटा भेजते हैं, थंडर क्लाइंट से डेटा भेजेंगे, बॉडी जो भी भेजेंगे वो इस तरह से निकालेंगे, और वो निकालने के बाद हमारे पास हम क्या करेंगे, ईमेल के वेरिएबल के अंदर स्टोर करके बस ये कंडीशन लगाएंगे कि ईमेल अगर वो दे रहा है तो लॉगिन कर देना, अगर नहीं दे रहा तो लॉगिन नहीं करना। सेव करते हैं इसे, सेव, सेव हो गया। सवाल, इसको थोड़ा सा, एक सेकंड, इसको मैं ऐसा लिखता था। तो गौर से पढ़ो कोड को और बताओ भाई कोई सवाल जी? हाँ, जो फॉर्म से डेटा आएगा ना वो बॉडी के अंदर होता हुआ आएगा। फॉर्म का डेटा, हाँ आप ऐसे ही समझे, थंडर क्लाइंट से आप ऐसे समझे कि लॉगिन का जो फॉर्म होता है ना उसमें जो आप ईमेल डालते हो वही ईमेल हम जो है भेज रहे हैं कहाँ पे, इस एपीआई के। तो फिलहाल तो हम थंडर क्लाइंट यूज कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के आप लोग क्या करोगे, इस एपीआई को थंडर क्लाइंट से थोड़ी कॉल करेंगे, इस एपीआई को आप कॉल करोगे नेक्स्ट.js के फ्रंट एंड से, जिसके अंदर एक फॉर्म बना हुआ होगा जिसमें वो ईमेल मांग रहा होगा। और ईमेल पे जब कोई सबमिट पे क्लिक, ईमेल डालने के बाद कोई सबमिट पे क्लिक करेगा तो वो जो ईमेल है वो फैच का हमने मेथड पढ़ा था ना, फैच के मेथड के अंदर एक हम बॉडी भी पास कर सकते हैं, तो ईमेल बॉडी के अंदर पास कर देंगे। तो कुछ इस तरह का फ्लो हो। बट अभी फिलहाल हम थंडर क्लाइंट यूज कर रहे हैं ताकि हम इस एपीआई को टेस्ट कर सकें। और अगर आपने कोई चीज सेव करनी, क्या सेव करना, इमेज भेजनी है, उसका भी तरीका होता है। उसमें ना हम इमेज को जाहिर सी बात है एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भेजते हैं, और उस फॉर्मेट को क्या कहते हैं, बेस 64 इमेजेस होती है। वो बेसिकली आप समझ लें इमेजेस को आप एक लंबे से टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो भेजते हैं। तो इमेजेस का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन भेज सकते हैं, डायरेक्ट नहीं भेज सकते, तरीका होता है।
क्योंकि इमेज ट्रैवल करेगी ना, आपकी वेबसाइट से ट्रैवल करके जाएगी कहाँ पे, एपीआई पे। तो ट्रैवल करने के लिए उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए, वैसे ही नहीं जा सकती जी। दोबारा बोले। दे सकते हैं, और भी चीज़ें दे सकते हैं, पासवर्ड भी दे सकते हैं। एरर आ जाए, उसके लिए आपके पास एक लाइब्रेरी है जॉट, उसके बारे में पढ़ लेना, तो वो आपकी हेल्प कर देगा। वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, भाई ईमेल के अलावा कोई और चीज़ भेजने की कोशिश करे तो उसका एरर दे देगा। कस्टम भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें अच्छी वैलिडेशन नहीं होगी ना। और जॉड आपकी ये भी हेल्प करेगा कि ईमेल के अंदर जो भी बंदा भेजे ईमेल, वो ईमेल के ही फॉर्म में भेजे, ऐसा नहीं वो यहाँ पे नाम भेज रहे हैं। हाँ, इफ एल्स लगा के कर सकते हैं कि भाई इफ अगर ईमेल गलत भेज रहा है तो उसको एरर, तो जॉड से करें। जॉड एक पैकेज है, उसको इंस्टॉल करना होता है, और जॉड की पूरी डॉक्यूमेंटेशन है कि जो है, वही मैं इनको इसलिए बता रहा हूँ, ये एडवांस टॉपिक है। अब ये जो अभी आप लोगों को, जाहिर सी बात है, अगर आपने अच्छी एपीआई बनानी है तो जॉड को इम्प्लीमेंट करना है। जॉड ये बस फिलहाल एपीआई बनाने को आगे। जॉड ये है कि भाई अभी जो है ईमेल हम जो है कुछ भी भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईमेल जो है मैं सिर्फ ये भेज दूँ तो हमारी एपीआई कोई एरर देगी? नहीं देगी, वैलिडेशन ही नहीं हो रही ना कहीं पर। एक और चीज़, मैं इस ईमेल को कैपिटल ई से भेज दूँ, अब फिर एक और मसला। तो मतलब ये जो वैलिडेशन वाला पार्ट है, जिसमें आपकी एपीआई मेक श्योर करे कि जो आपके पास बॉडी आ रही है ना वो करेक्ट आए, तो उसके लिए जो आप लाइब्रेरी यूज़ करोगे अपनी एपीआई के अंदर, उसका नाम है जॉड। जॉड आपकी हेल्प करेगा वैलिडेशन इम्प्लीमेंट करने में, कि ईमेल ही आए और स्मॉल ई से ही आए या जो भी चीज़। अभी तो हमने ये सिंपल ही रखा है जी। दोबारा बोले। हाँ, समझा नहीं मैं आपका सवाल। ये देखिए, रिक्वेस्ट डेटा जो भी आ रहा है ना वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है, मतलब सिर्फ ईमेल नहीं आ रहा, ईमेल का ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अगर उसमें से मुझे ईमेल निकालनी है तो मैं लिखूंगा इस तरह से, रिक्वेस्ट डेटा डॉट ईमेल, तो हमारे पास वो ईमेल निकाल देगा उसमें से। नहीं, क्या वैलिडेशन इसमें, तो बस ईमेल निकाल लो, जो आ रहा है वो निकाल लो बस। कोई वैलिडेशन ये होती कि ईमेल सही आ रही है, चेक करे, वो मेक श्योर करे ईमेल सही आ रही है, वो वैलिडेशन होती है जी। एक सेकंड जी। थंडर क्लाइंट इसलिए यूज़ किया क्योंकि अभी अगर मैं फ्रंट एंड में भी कोड लिखना स्टार्ट करूँ ना तो वो मल्टीपल चीज़ें एक साथ समझनी होगी आप लोगों को। तो पहले एक चीज़ सीख लें, थंडर क्लाइंट इसलिए यूज़ किया ताकि हम जो है उस एपीआई को कॉल करा सकें, वरना कॉल कैसे करेंगे। एक तरीका है फ्रंट एंड से करा है नेक्स्ट.js से, लेकिन वो फिर नेक्स्ट.js का भी कोड लिखना पड़ता है। किसको? थंडर क्लाइंट जो है सिर्फ टेस्टिंग के लिए, अभी हम पढ़ रहे हैं ना तो मैं टेस्ट करा रहा हूँ आप लोगों को कि भाई एपीआई सही चल रही है कैसी चल रही है, वो टेस्ट करने के लिए। बाकी अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है तो हम नेक्स्ट.js में फैच का हमने एक मेथड पढ़ा था, उसको यूज़ करते हुए करेंगे, लाजमी है।
पासवर्ड के लिए भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमें ईमेल एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट ईमेल से आपके पास यहाँ पे आप पासवर्ड भी एक्सेप्ट कर सकते हो रिक्वेस्ट डॉट पासवर्ड से, इस तरह से। तो यहाँ ईमेल नहीं, यहाँ पासवर्ड आएगा। तो ये वाली चीज़ है जी। आपका सवाल दो। इसके साथ ही आ जाएगा। अब ये शर्त होगी कि भाई यहाँ पे आपने ईमेल के साथ पासवर्ड भी पास करना है थंडर क्लाइंट से। तो भाई पासवर्ड आपके पास आ सकता है। अच्छा, ये जो है आपके पास, अगर मैं बड़ी ऑथेंटिकेशन की बात करूँ ना, जो असली होती है ऑथेंटिकेशन, यहाँ आपके पास कुछ कोड होगा। वो कोड क्या होगा? अब देखिए एक कोड लिखा दे रहा है कि भाई इफ एडमिन हो, बट यहाँ पे आपके पास देखिए ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस होता है ना, उससे पहले आप लोगों ने आप सब ने रजिस्ट्रेशन कराई होगी, और वो रजिस्ट्रेशन का जितना भी डेटा है वो कहाँ पे स्टोर हुआ हुआ होगा? वो डेटाबेस में स्टोर हुआ होगा, वो ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे सारा डेटा रखा है। फिलहाल हमारे पास वो चीज़ है नहीं। तो आगे चल के जब आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे अच्छे लेवल पे, तो होगा क्या, आपके पास एक और एपीआई होगी साइन अप की। वो एपीआई क्या करेगी? वो ईमेल और पासवर्ड लेगी और डेटाबेस में डाल देगी। अब सारे ईमेल पासवर्ड आप समझ लें डेटाबेस में रखेंगे। फिर आप यहाँ पे कोड लिखोगे जो कि चेक करेगा ईमेल और पासवर्ड को। ईमेल और पासवर्ड तो आपके पास आ रहे हैं थंडर क्लाइंट से। उस ईमेल और पासवर्ड को मैच करेगा और चेक करेगा कि भाई डेटाबेस में इस नाम का कोई ईमेल है भी या नहीं। अगर है तो वो चेक करेगा भाई इसका पासवर्ड मैच कर रहा है या नहीं। दोनों चीज़ें चेक करेगा, फिर वो यहाँ पे आगे का प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम होता, अगर हमारी डेटाबेस आती होती तो यहाँ एक एक्स्ट्रा काम होता है जिसमें चेक करता, चेक इफ द ईमेल एंड पासवर्ड आर करेक्ट। तो यहाँ कुछ कोड होता है जिसमें क्या कर रहा होता है, ईमेल और पासवर्ड को डेटाबेस वाले ईमेल और पासवर्ड से मैच करके देखता है। तो यहाँ कुछ कोड लिखा हुआ होता है, बट डेटाबेस हमें आता नहीं है, तो हमने भाई जुगाड़ू काम किया है। हमने कहा भाई ईमेल है तो लॉगिन करो, तो इस तरह से हमने काम किया, सेव कर दिया। अच्छा, पासवर्ड वाली चीज़ अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं करी तो इसको हटा देते हैं, सेव करते हैं, ठीक हो गया। कुकीज़, कितने लोगों को कुकीज़ के बारे में पता है? एक्सेप्ट कुकीज़ नहीं करते? पता है क्या है? क्या एक्सेप्ट कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं? हाँ, जो जिस वेबसाइट पे हो वो बोलते हैं हाँ भाई कुकीज़ एक्सेप्ट करो, आपका तो अच्छा करो यार। जब आप एक्सेप्ट करते हो तो क्या होता है, आपके ब्राउज़र में जितना भी डेटा होता है जो पब्लिक होता है, जैसे आपकी ईमेल, आपका नाम, आपके ब्राउज़र की आईपी कि भाई आपकी लोकेशन क्या है, वो खुद ही चली जाती है। तो कुकीज़ का जब भी आप एक्सेप्ट करो तो आप ये सोच के एक्सेप्ट करना कि आपका डेटा चला जाएगा उनके पास, फिर वो आगे डेटा चाहे बेच दें या आपको जो है मार्केटिंग की ईमेल करें, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो यह तकरीबन हर वेबसाइट में होता है। अगर वो एक्सेप्ट कुकीज़ वाला ना लगाए ना तो उन पे केस हो सकता है, इलीगल है कि आप ऐसे ही डेटा उठा रहे हो बगैर यूज़र को इन्फॉर्म करें। अच्छा, अब ये कुकीज़ है क्या, ये तो समझ आ गया कि भाई वो जो एक्सेप्ट कुकीज़ वाली चीज़ है वो डेटा बेच रही होती है, ये समझ आ गया। क्या है? एनपीएम पे एक पैकेज है, चलो ये सही जवाब है? कुकीज़ एक पैकेज है, लॉगिन होने में मदद करता है। कुकीज़ इटसेल्फ है क्या? छोड़े लॉगिन, छोड़े साइन अप। एपीआई क्या है? कौन कह रहा है भाई? हैंड रेस करके बोलो जी। एपीआई ये बोले
सही है, बिल्कुल सही है। कुकीज़ हमारे पास क्या है कि आपके ब्राउज़र में एक स्टोरेज है, आपके ब्राउज़र में एक स्टोरेज है कुकीज़, कुकीज़ नाम है। एक और स्टोरेज है लोकल होस्ट। अगर मैं कोई भी वेबसाइट खोलूँ, जैसे मैं discord.com खोलता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, यहाँ नीचे आ रहा है इंस्पेक्ट का टैब, इंस्पेक्ट पे चलता है और ये हमारे पास इंस्पेक्ट खुल गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है एप्लीकेशन, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है, कंसोल तो आ ही रहा होता है, जूम कर देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे जब आप जाते हो, ये बहुत छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है, बट एरो पे जब आप क्लिक कर दो तो एक एप्लीकेशन का टैब आता है, कंसोल वाली ही लाइन में। इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ब्राउज़र से रिलेटेड बहुत सारे स्टोरेज आ जाते हैं। एक का नाम है लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, इंडेक्स डीबी, कुकीज़, चलो कुकीज़ भी आ गए, और भी बहुत सारे। अरे बस कर दो, बिस्किट के पीछे पड़ गए हो। सही। तो हमारे पास लोकल स्टोरेज, सेशन। अच्छा, ये ब्राउज़र के स्टोरेज क्या काम कर रहे हैं? ब्राउज़र में स्टोरेज का फीचर क्यों दिया हुआ है? क्या हेल्प कर सकता है हमारा? आपने एक, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दी, आपने ये चीज़ नोट करी होगी। आप कोई भी एप्लीकेशन लॉगिन करते हो, फॉर एग्जांपल फेसबुक लॉगिन किया, फेसबुक लॉगिन करने के बाद फेसबुक बंद करके चले गए, अब अगले दिन वापस आए, वापस आने के बाद आपने फेसबुक खोला तो फेसबुक में पहले से लॉगिन हुआ था, बार बार नहीं करते, पहले से हुआ। तो ब्राउजर को कैसे पता चला कि भाई लॉगिन पहले से हुआ था? ये लॉगिन का जो भी डेटा था वो कुकीज के अंदर उसने स्टोर करके रखा हुआ था। अब यार उनसे जाके पूछ लेना कुकीज क्यों रखा। कुछ होगा इसका कॉन्सेप्ट, बट जो है मुझे नहीं पता। चलो यार लंबी कर दी है। अच्छा, इसी तरह से एक और स्टोरेज है लोकल स्टोरेज। ये भी क्या कर रहा है, ब्राउजर के अंदर डेटा स्टोर कर रहा है। अच्छा, ये और भी काम आते हैं। कुछ वेबसाइट आपके पास चलती है ऑफलाइन, जैसे यूट्यूब। यूट्यूब आप खोलोगे ना, इंटरनेट बंद कर दो, यूट्यूब खोलो। यूट्यूब जब आप खोलोगे तो खुल जाएगा, वीडियोस वगैरह नहीं आएंगे लेकिन खुल जाएगा। ऐसा नहीं होगा इंटरनेट वाला एरर नहीं आएगा, खुल जाएगा। तो यूट्यूब कैसे खुल रहा है भाई बगैर इंटरनेट के? तो यूट्यूब का जितनी भी HTML की फाइल्स हैं लोग, और जो CSS की फाइल्स वगैरह हैं, वो उसने क्या करी हैं, इन स्टोरेज में, जो ब्राउज़र की स्टोरेज है, इनमें से ही किसी स्टोरेज के अंदर स्टोर कर दी, ताकि आपकी वेबसाइट ऑफलाइन चल सके बगैर इंटरनेट। हाँ, जाहिर सी बात है, उसमें वीडियोस नहीं, आप नहीं सर्च कर सकते। पुरानी वीडियोस लोड जो हुई हुई हैं वो शायद आपके पास रखी हो, लेकिन नई वीडियोस आप नहीं देख सकते क्योंकि आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो। तो नई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ऑफलाइन वेबसाइट चल रही होगी। जी, दोनों दोनों चीज़ें कर सकते हैं, टेम्परेरी भी कर सकते हैं, परमानेंट भी कर सकते हैं। तो ये जो लोकल स्टोरेज है, ये हमारे पास, मैंने अभी क्रोम का ब्राउज़र खोला है, इस ब्राउज़र का लोकल स्टोरेज अलग है। अगर मैं दूसरा ब्राउज़र खोलूँ तो उसका लोकल स्टोरेज अलग होगा। तो आपने ये भी नोट किया होगा, फेसबुक अगर मैं क्रोम पे लॉगिन करूँ और क्रोम को बंद करके मैं जाऊँ सफारी पे, सफारी पे जाकर फेसबुक खोलूँ तो वहाँ लॉगिन हुआ होगा या मुझे करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। हर ब्राउज़र का स्टोरेज अलग होता है। एक और चीज़, हर वेबसाइट का भी स्टोरेज अलग होता है। फॉर एग्जांपल, ये जो डिस्कॉर्ड वाले कुकीज़ है ना, ये डिस्कॉर्ड की हद तक है। इसी तरह से मैं फेसबुक खोलूंगा, फेसबुक के कुकीज में जाके देखूंगा तो फेसबुक के अपने कुकीज होंगे। तो मतलब
discord.com वाली वेबसाइट पे अगर मैं जाऊं तो उसके कुकीज अलग हैं, facebook.com पे जाऊं तो उसके कुकीज अलग स्टोर हुए हैं, इसी तरह से youtube.com पे जाऊं तो उसके कुकीज अलग स्टोर हुए हैं। सारे हो ब्राउजर पे रहे, लेकिन ब्राउजर आपका एफिशिएंट है, आप जो वेबसाइट खोलोगे वो उसी के कुकीज शो करता है। इनकॉग्निटो में कुकीज नहीं होते, मतलब आप जो है लॉगिन करो फिर उसके बाद बंद कर दो, टेम्परेरी कुकीज होता है, उसको आप क्या कहते हैं, उसको बंद करोगे वो कुकीज गायब हो जाएंगे। तो टेम्परेरी लॉगिन करते लॉगिन हो जाता है, लेकिन वो टेम्परेरी कुकीज स्टोर है। तो कुकीज हमने सीखा कि ब्राउजर के अंदर एक स्टोरेज है बस, ये हमारे किस काम आएगा, ये हमारे जो हम ऑथेंटिकेशन पढ़ रहे हैं, ये जो कुकीज है किस काम आएगा, ये कुकीज हमारे काम आएगा यही वाला फीचर इंप्लीमेंट करने में। जैसे फेसबुक वाली मैंने एग्जांपल दी आपको कि फेसबुक आप लॉगिन करो और जो है लॉगिन करने के बाद अगर बंद कर दो और कल को दोबारा फेसबुक खोलो तो फेसबुक चलता रहे, दोबारा लॉगिन ना करना पड़े। इसी तरह से एक और मसला, अगर मैं कुकीज में ना स्टोर करूँ ना तो एक और मसला, वो मसला ये है कि अगर मैं discord.com यहाँ लॉगिन, फॉर एग्जांपल लॉगिन का एक फॉर्म आ रहा है, लॉगिन मैंने कर दिया, ईमेल और पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन में मैंने क्लिक किया तो लॉगिन हो गया सक्सेसफुल। अब मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो वो लॉगिन रहेगा नहीं, लॉग आउट हो जाएगा, फिर मुझे दोबारा ईमेल वाली एपीआई कॉल करनी पड़ेगी लॉगिन करने के लिए। तो इसलिए जब कोई भी यूजर लॉगिन हो जाता है, लॉगिन होने के बाद लॉगिन हुआ हुआ जो डेटा है वो कुकीज के अंदर स्टोर कर लेते हैं ताकि बंदा लॉगिन ही रहे। ऐड टू कार्ट भी सिमिलर तरीके से काम कर रहा होता है, जिसके अंदर आप चाह रहे होते हैं हम कुछ भी ऐड टू कार्ट में ऐड करें ना तो रिफ्रेश करने पे वो जाए ना, वो रहे, उसका भी डेटा आप लोकल स्टोरेज में सेव करा सकते हो। अगर आपने इसको टेस्ट करना है कुकीज़ को, तो यहाँ पे आप कुकीज़ को क्लियर करके देखो। अभी मैं लॉगिन हूँ डिस्कॉर्ड पे, देखिए मेरे पास बटन आ रहा है ओपन डिस्कॉर्ड, मतलब मैं लॉगिन हुआ हूँ। अगर मैं इस वेबसाइट के कुकीज़ को क्लियर कर दूँ तो मैं लॉगिन रहूँगा। एप्लीकेशन पे जाता हूँ वापस, यहाँ आ रहा है मेरे पास कुकीज़। अच्छा कुकीज़ दिखते किस तरह से, डेटा स्टोर किस तरह से होता है वो भी देख लो। ये देखो, ये बहुत सारे कुकीज़ हैं यहाँ इनकी वेबसाइट पे। बेसिकली इसमें दो ही मेन चीज़ें होती हैं, एक नेम, जो आपका डेटा उसका नेम, फॉर एग्जांपल ईमेल, और उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं कुकी ऐड करना चाहूँ तो मेनली मुझे दो ही चीज़ें पास करनी है। तो हमारे केस में इज लॉग्ड इन, और वैल्यू क्या है, वैल्यू है ट्रू। तो इस तरह से जो है मैं कुकीज़ में दो चीज़ें पास करता हूँ, एक नेम एक वैल्यू। तो फिलहाल डिस्कॉर्ड के पास अपनी बहुत सारी कुकीज़ हैं तो इनको डिलीट कर देता है। सारे कुकीज़ को इसको सिलेक्ट किया, यहाँ ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट करने का, इस पर मैंने क्लिक किया, डिलीट हो गया कुकीज़। अब देखते हैं कि मैं लॉगिन हुआ बहुत, अभी देखें लॉगिन दिखा रहा है कि ओपन डिस्कॉर्ड पे क्लिक करूँगा तो लॉगिन होगा। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं लॉगिन हूँ नहीं हूँ, हूँ भाई, अभी भी हूँ। इन्होंने जो है और भी फंक्शनैलिटी स्टोर यूज़ करी है, जिसमें इन्होंने और भी स्टोरेज यूज़ करे हैं। जैसे अगर मैं आऊँ वापस तो लोकल स्टोरेज भी यूज़ कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है बड़ी वेबसाइट है तो मुझे सारे स्टोरेज क्लियर करना है पहले। मेन जो हमारा केस है ना उसमें कुकीज़ इम्प्लीमेंट हुई है, ये देखें वापस आ गए, तो इसको बंद करो भाई, सब डिलीट करो। और अब देखते हैं अब करता है नहीं करता। हो गया लॉग आउट, तो देखें अब लॉगिन का बटन आ गया, तो उसका मतलब मैं लॉग आउट हो गया। तो कुकीज़ वगैरह आप क्लियर कर दोगे किसी भी वेबसाइट के, आप लॉग आउट हो जाओगे। तो कुकीज़ आपका लॉगिन होने के बाद आपको लॉगिन रखने के लिए, ताकि आप लॉगिन रहें, कुकीज़ हम यूज़ करें।
अच्छा, कुकीज इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। कौन नो कह रहा है? अभी इसको तो सब आता है। रीलोड किया था, कुकीज क्लियर करने के बाद रीलोड करना होता है। नहीं, अगर कुकीज में डेटा रखा हुआ है ना, मैं रीलोड भी करूंगा, कुकीज में रहेगा। तो कुकीज एक तरह से स्टोरेज है, उसमें अगर आप कोई चीज स्टोर करते हो और कल को वापस आते हो बंद करने के बाद, वो स्टोर में रहेगी, कुकीज में रहेगी। उसको आप एक्सपायर करा सकते हो, आप बोलो 10 दिन बाद खुद ही डिलीट हो जाए, वो काम हो सकता है, बट रहेगी। अच्छा जी, कुकीज ब्राउजर का एक स्टोरेज है। इस केस में हम इसलिए यूज करना चाह रहे हैं कि भाई हम लॉगिन रहें। तो इसको सेट कैसे करेंगे जी? कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि फिलहाल सेट करना तो सीख लेना। कुकीज सेट करने के लिए नेक्स्ट.js ने एक पैकेज दिया हुआ है जिसका नाम है, पता नहीं, मैं देखता हूँ शायद नेक्स्ट, अभी क्या नाम है, हेडर्स नाम है शायद उसका, next/headers। नहीं, सिर्फ हेडर्स नहीं। तो भाई कोई भी चीज भूल जाओ तो क्या करो, डॉक्यूमेंटेशन पे आओ। कुकीज हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो मैंने लिखा कुकीज इन नेक्स्ट.js। तो भाई सिंपल, आपके पास कुकीज से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन आ गई। यहाँ पर आते हैं, ये बोल रहा, सही तो लिख रहा था, वो सजेशन नहीं दे रहा। तो वो बोल रहा है भाई ये आपके पास एक पैकेज है जो कि पहले से इम्प्लीमेंट हुआ है, आप बस इंपोर्ट कराओ और इसको यूज करो। तो हम भी यही काम करते हैं, इसको इंपोर्ट कराते हैं, कुकीज हमने इंपोर्ट करा दी। अच्छा, अगला स्टेप वो कह रहे हैं इसको यूज करने का ये तरीका है कि पहले आप जो है इसको कुकी स्टोर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करो, और जो आपका कुकी स्टोर नाम का वेरिएबल है उससे आप कोई भी कुकी गेट या सेट कर सकते हो। तो देखते हैं, इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, कुकी स्टोर वाले कोड को, ये होगा ही होगा। इसको ना मैं रिक्वेस्ट के नीचे, हाँ। तो दो चीजें मैंने अभी तक करी है कुकीज के हवाले से, एक इंपोर्ट करा है कुकीज को, एक कुकी को यूज करने के लिए उन्होंने कहा है कि भाई कुकीज नाम का एक फंक्शन है, उसको कॉल करो और वो जो भी रिस्पॉन्स में दे रहा है ना उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करा। अब ये जो कुकी स्टोर है इस पे मैं कोई भी काम करा सकता हूँ, जैसे कुकी स्टोर डॉट, ये देखें, कुकीज को डिलीट करना है, डिलीट का फंक्शन आ रहा है, कुकीज को गेट करना है, गेट का ऑप्शन आ रहा है, सारे कुकीज गेट करना है, गेट ऑल का ऑप्शन आ रहा है, हैज का कुकी चेक करना है, मतलब चेक करना है कि भाई फला कुकी है या नहीं, वो भी बहुत सारा है। हम कौन सा यूज करें, अभी तो सेट करेंगे ना, सेट करेंगे हम, क्योंकि कुकीज अभी हमारी वाली वेबसाइट पे तो नहीं है। तो सेट करने के लिए हमें, अभी ब्राउजर में मैंने बताया था दो चीजें देनी होती है मेन, एक हमारे कुकी का नाम, हम इसको रख देते हैं स्मॉल में ही रख देते हैं ईमेल, और उस कुकी की वैल्यू, तो उस कुकी की वैल्यू हम कह रहे हैं कि भाई जो ईमेल हमें थंडर क्लाइंट से आ रही है वही हम कुकी पे सेट कर रहे हैं। सेव करते हैं, सही है। तो कुकी स्टोर के लिए 3 लाइनें मैंने लिखी हैं, एक कुकीज को इंपोर्ट कराया, ये वाली लाइन मस्ट है, हर केस में होगी। दूसरा, कुकी को यूज करने के लिए उन्होंने कहा है कि भाई इस तरह से आप यूज करोगे कि कुकीज के फंक्शन को कॉल करोगे और वेरिएबल के अंदर स्टोर करोगे, ये नहीं करोगे कुकीज नहीं यूज कर पाओगे। फिर उसके बाद आपके ऊपर है कि भाई आपने कुकीज सेट करने हैं, गेट करने हैं, डिलीट करने हैं, वो आप पर है, आप इस लाइन से कर सकते हैं। तो ईमेल तो हमें नहीं डालना था, हमें क्या डालना था, इज लॉग्ड इन, कि भाई यूजर लॉग्ड इन है या नहीं। हमारे केस में हम बोलेंगे ट्रू। अब ये तो एरर दे रहा है, चलो
हम चांस देंगे वापस उनको जिनका हमने कार्ड छीन लिया है। एरर दिखा देता हूँ। अरे इतना आसान सा है ये तो जी, और से बड़ा पता चल जाएगा। नीचे से पढ़ना स्टार्ट करें। अच्छा, स्ट्रिंग में पास करना होगा। है कहाँ गया? बता रहे थे। वो कह रहा है कि भाई ये है बस मेन चीज, वो पूरा एरर इतना बड़ा लिखा हुआ है, मेन चीज ये है। तो एरर पढ़ लिया। यस सर। अब देखो कोड में क्या चेंजेस करूं कि एरर सही हो जाए। ट्रू को कॉमा में लगाओ, डबल कोटेशन के अंदर। जफर हाँ, स्ट्रिंग में कर दो इसको। स्ट्रिंग में कर दूं? यस सर। बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रू को हमने स्ट्रिंग में करना है। हो गया। तो स्ट्रिंग में ही आप कुकीज सेट कर सकते हो। बाद में अगर इसको बूलियन में कन्वर्ट करना हो तो टाइम स्टेप में कर सकते हो। ट्रू को अगर बूलियन में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने जो है क्या किया, कुकीज एक सेट कर दिया, इसको सेव करते हैं। थंडर क्लाइंट से आके मैं रिक्वेस्ट भेजने वाला हूँ, कुकीज सेट होंगे या नहीं। चलो देखते हैं। अच्छा कुकीज वैसे कहाँ पे होता है हमारे पास? ब्राउजर पे होता है कुकीज, लेकिन क्योंकि थंडर क्लाइंट को ये चीज़ पता है कि भाई एपीआईज के अंदर कुकीज मेन चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो थंडर क्लाइंट ने कुकीज का एक ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई आप कुकीज चेक कर सको। तो देखते हैं कि हमारी हेल्प करता है नहीं करता। तो रिस्पॉन्स कुकीज, इसका मतलब ये है कि हमारी एपीआई कुकीज सेट कर रही है। तो ये थंडर क्लाइंट में हमने चेक किया। अगर यही एपीआई मैं ब्राउजर से कॉल कर रहा हूं तो हमारे ब्राउजर पे भी कुकीज सेट हो जाएंगे। तो कुकीज हम क्यों यूज कर रहे हैं? इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम यूजर को जब लॉगिन करें तो वो लॉगिन ही रहे, वो रिफ्रेश करे लॉग आउट ना हो जाए, वो लॉगिन ही रहे। अगर ब्राउजर बंद करके अगले दिन फिर आता है तब भी लॉगिन रहे। तो इसलिए हम कुकीज यूज कर रहे हैं ताकि हम उसका जो लॉगिन वाला डेटा है वो कुकीज में स्टोर करा सकें। जी दोबारा बोले। फॉल्स होता है तब भी स्टोर होती है। अच्छा फॉल्स के केस में, अच्छा ये जो आपके पास कुकीज है ना, इसमें आप अब नेक्स्ट केस में कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई कुकीज के अंदर इज लॉग्ड इन अगर ट्रू है तो भाई क्या करो, डैशबोर्ड वाला पेज शो कर दो। अगर इज लॉग्ड इन फॉल्स है तो लॉगिन वाला पेज शो कर दो। ये सारी कंडीशन नेक्स्ट स्टेज पे लगेगी। फिलहाल हम बैकएंड वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं जी। तो कुकीज सेट करने के लिए 3 लाइनें मैंने लिखी हैं और कुछ नहीं किया। एक, कुकीज को इंपोर्ट कराया, कुकीज स्टोर को कॉन्फ़िगर किया, मतलब कुकीज का फंक्शन कॉल किया, उसको स्टोर किया, और सेट करने का ये कोड है। ठीक है, कुकीज के अंदर हम ट्रू या फॉल्स सेव कर रहे हैं ना। हाँ तो अब जाहिर सी बात है कि ये जो कुकीज है इसको हमने किसके अंदर लिखना होगा, इसके अंदर लिखना होगा कि भाई ईमेल अगर नहीं दे रहा तो फॉल्स कर दो, अगर ईमेल दे रहा है तो ट्रू कर दो। इस तरह से करना होगा। ईमेल नहीं दे रहा तो वो फॉल्स कुकीज पे सेव करेगा, अगर ईमेल दे रहा है तो ये इफ चलेगा नहीं, इफ को वो छोड़ देगा, डायरेक्ट हमारे पास ये वाला कोड चलेगा और इसके अंदर हमने कुकीज सेट कर दिए ट्रू। तो शायद आप भी यही वाली बात कर रहे थे, ठीक है, तो ये सही हो गया। तो कुकीज सेट करना इस तरह से जी।
अच्छा सवाल है। अभी जो मैंने ब्राउज़र के बहुत सारे स्टोरेज दिखाए थे उसमें से दो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, एक लोकल स्टोरेज, एक कुकीज़। हमने लोकल स्टोरेज को छोड़ के कुकीज़ क्यों यूज़ किया? लोकल स्टोरेज में भी कर सकते थे। लोकल स्टोरेज में सिक्योरिटी का मसला है। लोकल स्टोरेज में जो चीज़ें हैं ना, लोकल स्टोरेज में जो चीज़ें होती हैं वो आपकी एक्सटेंशंस पढ़ सकती हैं। वो हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कुकी में भी कर सकते हैं, बट उससे फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये जो आपकी एक्सटेंशंस होती हैं ना, ये आपके ब्राउज़र का सारा डेटा पढ़ सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम सिक्योर कुकीज़ बना सकते हैं जो कि हमारी एक्सटेंशंस ना पढ़ सकें। अगर एक्सटेंशंस ने पढ़ लिया तो वो आपकी जगह पे वो लॉगिन हो जाएंगे, तो मतलब आप समझ लें आपका अकाउंट हैक हो सकता है। तो इसलिए हम कुकीज़ में स्टोर कराते हैं। कुकीज़ में हमारे जो क्रेडेंशियल्स हैं, अभी सिक्योरिटी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, बट आगे चल के जो हमारे पास सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट होंगे उसका एक मैंने बता दिया। लोकल स्टोरेज का ये नुकसान होगा कि एक्सटेंशंस वगैरह उसमें जो भी चीज़ें रखी हैं वो पढ़ सकते हैं, तो फिर वो तो हमारा सिक्योर डेटा निकाल लेंगे। अच्छा जी, तो सर असीम, जितनी भी फैकल्टी है ना, पहले आप लोग आ जाए यहाँ पे, स्टेज पे आ जाए। अच्छा, आप लोगों को पता है फैकल्टी टेस्ट हुआ था? यस सर, पाइथन। मैं भी था। आप पास हुए फेल? अच्छा, पास तो सब हो जाते हैं। नहीं भाई, मुझसे अच्छे अच्छे लोग हैं। टॉप तो किसने किया है? टॉप किसने मुझसे किया? ऊपर जो है मेरी फैकल्टी में, मुझसे ऊपर भी कोई है। अच्छा माशाल्लाह। ये इनमें से बात कर रहा हूँ। कौन से है? मेरे लेफ्ट वाले। बाहर निकाल देंगे सर। तो लीड फैकल्टी का जो हमारा क्राइटेरिया था उसमें जाहिर सी बात है सारी फैकल्टी को तो लीड नहीं सेलेक्ट करते। टॉप के जो थे उसमें से जो हमारी सिलेक्शन हुई है उसमें से हमारे पास सर हसीब भी नॉमिनेट हुए हैं। तो सर हसीब ने पहली जगह आके देख ली, मैं कहा कोई और आके बैठे, मैं बैठ गया था ताकि पहले ही पता चल जाए। तो अच्छा, सर हसीब ने जो है मुझसे भी ज़्यादा इन्होंने जो है नंबर आ मार्क्स आए, तो जाहिर सी बात है सोबत का असर है। अच्छा, और मैं जो है मैं शायद लीड फैकल्टी में हो गया हूँ सेलेक्ट। तो ये अच्छी बात है। बाकी जो हमारे टीचर्स हैं वो रहेंगे। टेस्ट लेने का जाहिर सी बात है, हम आप लोगों को भी शुरू से बता रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे जो भी चीज़ मेजर करी जाएगी, टीचर हो, स्टूडेंट हो, किसी भी परफॉर्मेंस देखी होगी मेरिट में। तो अब जो कोर्स चेंज कर रहे हैं, पाइथन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उस पर भी जाहिर सी बात है मेरिट तो देखना पड़ेगा। ऐसी थोड़ी टीचर्स को सेलेक्ट करेंगे। तो टीचर्स के लिए भी ये ज़रूरी है भाई, टेस्ट देना पड़ेगा। कोई भी टीचर बगैर टेस्ट दिए नहीं लीड फैकल्टी बना। टेस्ट देना सबके लिए ज़रूरी है, इसलिए आप लोग का भी टेस्ट होता है, हमारा भी अभी तक टेस्ट होता है, आगे भी होंगे हमें पता है, तो उसकी भी तैयारी। हमारे प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे आप लोग के हैकाथॉन चल रहे हैं, हमारे भी प्रोजेक्ट्स हैं एआई के, वो भी हमें करना है। तो ये वाली चीज़ें जो है मेरिट वाली, ये बॉटम टू टॉप सब पे अप्लाई होती है। आप मुझसे अच्छी परफॉर्मेंस, आप हमसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाओ, आप भी फैकल्टी में आ जाओगे, बट उसका भी क्राइटेरिया है। अच्छा जी, अभी तो कोई नहीं है, तो कोई आगे मुझसे पूछना नहीं सर फैकल्टी में आना। अभी अभी मामला चल रहे हैं, तो जब होगा इस तरह की अपॉर्चुनिटी होगी अगर, तो सर अमीन अनाउंस कर देंगे, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बुला लेते हैं, पहले तो सर हसीब का हमने कभी शायद इंट्रोडक्शन नहीं कराया, तो सर हसीब के बारे में ज़रा हम जो है कराया हुआ तो दोबारा जान लेते हैं ना, चलो फिर ठीक। एक बार क्योंकि जो है सर हसीब अगली क्लास से फिर मेरे साथ ही पढ़ा रहे होंगे, और जो है फिर आगे चल के जो नए बैचेज आएंगे उसको भी इंशाल्लाह लीड कर रहा हूँ मेरे बगैर। आप नए बैचेज के लिए तो सारे तो मैं नहीं पढ़ा सकता ना। सही बात। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
आप सब वैसे जानते ही होंगे मुझे, या नाम फिर से बता देता हूँ, मेरा नाम अब्दुल नसीब है। तो अभी मैं जो नया क्वार्टर आप लोगों का स्टार्ट होगा पाइथन में, उसमें इंशाल्लाह लीड टीचर होगा आप लोगों का, जो आ जाएंगे मेरे उसमें टाइमिंग में। तो Q1 जो स्टार्ट होगा ना अगला वाला, उसके लिए होगा। तो आप लोग तो नहीं होंगे, आप लोग Q3 में होंगे, मजे कर रहे होंगे। हाँ, फिर वो देखता है Q3 का क्या वो क्राइटेरिया है। तो भाई हमारे पास रसीद के लिए भाई तालियां हो जाए। अब मेन काम, ये तो हो गई हमारी बातें। स्टूडेंट लीडर जितने भी हैं भाई वो आ जाओ आगे। स्टूडेंट लीडर्स जितने भी हैं वो आगे यहाँ पे आ जाए। ऊपर जगह नहीं है तो आप लोग यहाँ पर आ जाए, सामने आप लोगों को रोल बता देंगे। अरे कहाँ जा रहे हो, इधर आ जाओ। 25 नंबर ऐसी बात है, मेरी चेकिंग है। अच्छा, तो URL तो भाई ये इनका हैकाथॉन है। और ये कौन सा वाला है? टेम्पलेट 5 है इनका। और टेम्पलेट 5 में लड़की को काट दिया। सर ये थी इतने तो चलो भाई, पहली गलती पकड़ ली है, लड़की कट गई है। तो टेम्पलेट में तो नहीं कटी थी ना? सर उसमें टेम्पलेट में भी काट दी। तो वहाँ पे पिक्सल परफेक्ट बनाना था, उन्होंने यहाँ पे भी काट दिया। चलो ठीक है, टेम्पलेट में कटी गई थी तो सही है। अच्छा, मैंने वो टेम्पलेट नहीं देखा, मैं जो है जज करूँगा कि किस तरह से जो है क्या क्या गलती है। ठीक है, पूरा टेम्पलेट सही लग रहा है, तो गलती नहीं मिल रही। यहाँ कैरोसेल था ना, यहाँ पे स्लाइडर था ना, नहीं था? चलो अब एक और टेस्ट, जूम आउट करते हैं। चलो बच गए, लेकिन नेविगेशन लड़की बड़ी हो गई लेकिन टेक्स्ट छोटा हो गया। तो मतलब मैं अगर अपनी मेरे घर पे जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो इतनी है, तो उसमें बोलता है तो ख़राब हो जाता, तो एक गलती हो गई। अच्छा, तो ये इम्प्रूव कर लेंगे आप। उसके अलावा रिस्पॉन्स चेक करते हैं, अगर तो ज़रा हल्के लेवल पे ही चेक करते हैं। आ गई, फिर कट गई। अच्छा, तो रिस्पॉन्सिव हमारे पास है, रिस्पॉन्स है। अच्छा, ये खोलते हैं भाई, खुल रहा है। शॉप पे क्या है? शॉप पे हमारे पास शॉप के आइटम्स आ गए, सारे रिस्पॉन्सिव हैं। नीचे आते हैं और क्या है, कॉन्टैक्ट पे चलते हैं। कॉन्टैक्ट में जो है सारी इन्फॉर्मेशन है, रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, कोई चीज़ नहीं फट रही, ठीक हो गया। तो क्या नाम है आपका? हम्माद। हम्माद या हम्माद? हम्माद। तो हम्माद, आप एक काम करो, यहाँ बैठियो।